अभी मैं आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिकल बिल्कुल सिंपल दे रहा हूँ। प्रैक्टिकल सैंपल आप लोगों को अवेलेबल करा रहा हूँ कि चार्ज कैसे होता है वो आप लोग देख लीजिएगा। अभी करंटली मेरे पास हिंदी मीडियम में अवेलेबल है, तो मोस्ट जो हिंदी भाषी लोग हैं यानी जो हिंदी में एग्जाम लिखेंगे उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, बट इंग्लिश वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप लोग को एक चार्ज का सैंपल दिखा रहा हूँ, आप लोग उसको देख के सीख लीजिए कि कैसे होता है चार्ज। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं यूपी का है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बहुत कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा चार्ज कैसे बनता है। यहाँ आप देख पा रहे हो कि न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष संख्या 2 मथुरा, बहुत क्लियर है। तो न्यायिक मजिस्ट्रेट ही लिखा हुआ है यहाँ पर। प्रथम नमूना आरोप प्रथम, ओके। तो दंडवाद संख्या सो एंड सो जो भी, यानी कि यहाँ पर केस नंबर इन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन किया हुआ है। आगे सुनिए, केस का नाम देखिए यहाँ पर स्टेट वर्सेस सो एंड सो, यानी कि सुरेश आदि, तो यानी कि स्टेट वर्सेस सुरेश। नाउ थाना आप देख सकते हैं, थाना यानी कि पीएस लिख दिया है। जनपद, ये अलग अलग फॉर्मेट होता है, हर जगह पर ये चीज नहीं चलती है, हो सकता है किसी जगह पर ये बदल भी जाए, थोड़ा सा ये जो लिखने का पैटर्न है वो बदल सकता है। अब जो अपने काम की चीज है वो जरा देखिए, ये देखिए इसमें जो सेक्शंस लगे हैं वो देखिए। सेक्शंस इसमें लगा है 323 34, 323 बाई 34, यानी कि एक से अधिक पर्सन थे जो कि 323 के अंदर चार्ज किए गए। उसके अलावा 324 34, यानी कि 324 के अंदर भी मोर देन वन पर्सन। 325 में 34, यानी कि 325 सेक्शन भी एक से अधिक पर्सन, यानी दो से अधिक ही रखिए। 326 में भी वही सेम कहानी, 452 में भी वही कहानी है, 504 और 506। तो बड़ा सीधा सा फंडा है, ध्यान से देखिएगा तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 34 34 34 34 34, 34 लगाने का मतलब ये है कि जो कम से कम 2 पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है वो कंप्लीट हो गई। इसका मतलब है कि 2 से अधिक पर्सन अपराध करते वक्त मौजूद थे। अब देखिए जरा सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर समझिए कि आरोप क्या होता है। मैंने बताया था ना, बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में शेयर करूंगा। ये देखिए यहाँ पर आरोप, व्हाट इज द आरोप? आरोप का मतलब यहाँ पर चार्ज है। अब देखिए यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, तो चलिए मैं इसको मान के चलता हूँ कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट रहे होंगे। यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा नहीं है। मैं सो एंड सो नाम उनका है, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास यहाँ मेंशन नहीं है, इसलिए मैं इस पर कुछ नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पर फर्स्ट क्लास हम लोग रिज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। सो रूम नंबर 2 सो एंड सो मथुरा, उसमें बहुत क्लियर आगे कहा है कि आप अभियुक्त गण। तो अभियुक्त गण में कितने अक्यूज हैं? अक्यूज नंबर 1, अक्यूज नंबर 2 एंड अक्यूज नंबर 3। सो देयर आर 3 अक्यूज। पहला है मोहन, दूसरा है सोहन, और तीसरा है गणेश। देयर आर 3 अक्यूज्ड, ओके। सो 3 अक्यूज्ड यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, मोहन, सोहन और गणेश। नाउ सी, अब यहाँ पर देखिए पहली बात, यहाँ पर बहुत क्लियर कहा कि है कि अब देखिए ध्यान से, पहला आरोप, आरोप नंबर 1, ध्यान से सुनिएगा, आरोप नंबर 1, यानी आरोप नंबर 1 का मतलब कौन सा पहला चार्ज लगाया गया वो जरा देखिए, बहुत क्लियर। थोड़ी सी हिंदी इनकी लिखी हुई है तो हिंदी में ही समझिए। अब उसको इंग्लिश में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं कोई। यह कि आप अभियुक्त गण 1 लगायत 3 उपरोक्त, यानी कि 1 बजे के लगभग दिनांक, अब दिनांक मतलब डेट सबको पता है, 20 दिसंबर 2008 को, ध्यान से देख लीजिएगा। अभियुक्त गण में मतलब तीनों हो गए, 1 2 3, ये तीनों अभियुक्त हो गए। और ये जो है तीनों अभियुक्तों ने मिल करके तारीख 20 दिसंबर 2008 को, समय लगभग 2 बजे, ये बहुत काम आएगा आपको। आप चाहे अभी जो जजमेंट राइटिंग आप करने के लिए आप लोग जो बोलते हैं ना, उसमें आपको पहले ये चार्ज फ्रेमिंग आना चाहिए। तो ये चार्ज फ्रेमिंग समझिए, बस इसमें कुछ नहीं करना है आपको, बस यहाँ पर सिंपल जो चीज यहाँ पर लिखी गई है इसी का आपको इंग्लिश अनुवाद कर देना, दैट्स इट। इंग्लिश वालों के लिए कुछ नहीं करना, सिंपल इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो यहाँ पर लिखा है न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, तो यहाँ पर लिखेंगे इन द कोर्ट ऑफ न्यू जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो भी है। उसके बाद जो उसका लोकेशन है, यानी कक्ष संख्या 2 मथुरा, दंडवाद यानी केस नंबर सो एंड सो, स्टेट वर्सेस सो एंड सो, पीएस लिख देंगे, थाना की जगह पीएस, जनपद की जगह डिस्ट्रिक्ट मथुरा, बाकी जो सेक्शंस यहाँ पर आईपीसी। कुछ नहीं है, इंग्लिश हिंदी में कोई फर्क नहीं है। बस मैं इतना कहता हूँ कि बस आप लोग जो है, अगर जो हिंदी भाषी है हिंदी में लिख रहे हैं एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना हो कि आप हाई कोर्ट के जजमेंट खुद से पढ़ के समझ सके उनके टेक्निकल टर्म्स को, इतना अपने आप को कैपेबल बना लीजिए, ओके। सो नाउ सी, यह कि आप अभियुक्तगण 1 लगायत, लगायत मतलब 1 बजकर लगभग 3 बजे, 1 बज लगभग 3, यानी कि 1 बज के 3 मिनट की बात हो रही है। उपरोक्त ने दिनांक 20/12/2008 को, समय लगभग 2 बजे दिन में। अब 1 लगाया 3, अब ये 1 2 3, तो उसके अलावा 2 बजे दिन में, 2 बजे दिन में अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में,
अब यहाँ पर टाइम देखिए बहुत क्लियर कर दिया कि यहाँ पर 3 अभियुक्तगण है, 1 लगाया 3। इसके अलावा 2 बजे दिन में टाइमिंग क्या रखा है, सामान्य आशय यानी कि कॉमन इंटेंशन के अग्रसरण में वादी मुकदमा, वादी मतलब जिसने केस फाइल करा है, मुकदमा ऑब्लिक चोटिल, चोटिल का मतलब इंजर्ड, तो इंजर्ड कल्लू, कल्लू इंजर्ड था कि स्थान वृंदावन तिराहा, देखिए जगह भी लिख रहे हैं, यानी कि आपको जो मैं आज बताने वाला हूँ वो सब यहाँ पर है। पर्टिकुलर ऑफ टाइम एंड प्लेस यहाँ पर है ना, ये चीज आपको पहले ही मैं एडवांस में देर कर रहा हूँ, टाइम प्लेस पर्सन। यहाँ देखिए आपको टाइम मिल गया 2 बजे दिन में, प्लेस मिल गया आपको वृंदावन सो एंड सो, एक वृंदावन तिराहा स्थित दुकान में घुसकर, अब ये हो गया प्लेस, और पर्सन तो अभियुक्तगण है ही इसमें, और किसको चोट लगा उसका भी नाम आ रहा है, सबका, दोनों का, अक्यूज प्लस विक्टिम दोनों का नाम आ रहा है। सो नाउ घुसकर उसे स्वेच्छा वॉलेंटरली, उपहति कार्य वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट करने के आशय से लात घूसों से क्या किया, देखिए वो ये अपराध का नाम है, स्वेच्छा उपहत कारित, स्वेच्छा उपहति कारित करने के आशय से लात घूसों से मार पीट कर, अब यहाँ पर लात घूसों से मार पीट, ऑफेंस ये है, ऑफेंस का नाम। उसके अलावा कैसे किया, तो लात घूसों से मार पीट कर उक्त चोटिल कल्लू को साधारण प्रकृति का, सिंपल नेचर का उपहति कारित की, और उसके द्वारा आपने ऐसा अपराध कारित किया जो भारतीय दंड यानी इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 323 रीड विथ, देखिए सपठित, हिंदी में इसको बोलते हैं सपठित, सो रीड विथ को हम लोग जो बोलते हैं ना इंग्लिश में रीड विथ, तो यहाँ पर है रीड विथ सपठित धारा 34 यानी सेक्शन 34 के अंतर्गत दंडनीय अपराध की कोटि में आता है और मेरे संज्ञान में। तो कुछ नहीं है, चार्ज फ्रेमिंग कुछ नहीं है, आप अगर 2 बार 3 बार 4 बार आप पढ़ लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से, 2-3 बार वो काफी है, कुछ करना थोड़े है। यह की, तो यहाँ पर इंग्लिश में लिख लेंगे दैट द अक्यूज्ड नंबर सो एंड सो, डेट सो एंड सो, टाइम सो एंड सो, क्या किया, ऑफेंस का नाम डालना बहुत जरूरी है। ये देखिए ऑफेंस का नाम है स्वेच्छा उपहत कारित, स्वेच्छा उपहति, ये ऑफेंस है। कैसे किया, तो लात घूसों से मारपीट पर किया। कहाँ किया, तो वृंदावन तिराहा स्थित दुकान में किया, तो सब कुछ पता चल गया। टाइम 2 बजे किया, किन लोगों ने किया, 1 लगाया 3, उपरोक्त ने तारीख कौन सी, 20 दिसंबर 2008, सब कुछ तो आ गया। और सेक्शन कौन सा लगा, 323, तो अपराध का नाम स्वेच्छा उपहित कारित यानी कि वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट, और वहां पर 323, उसके अलावा सेक्शन 34, कुछ भी नहीं करना है, आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब अगर ये भी दिक्कत है तो इसका भी मैं सॉल्यूशन आपको एकदम से दे देता हूं। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आप अपना बेयर एक्ट खोलिए, बेयर एक्ट में जाकर के शेड्यूल 2 शेड्यूल फर्स्ट निकालिए, शेड्यूल फर्स्ट में निकाल करके ये सारे सेक्शंस को साथ के साथ आप देख सकते हैं एकदम सामने से लाइव। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। ये रहा अपने पास शेड्यूल। तो यहाँ देखिए 323 वॉलेंटरली कॉजिंग हार्ट, 324 वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट बाय डेंजरस वेपन्स और मीन्स। अब देखिए यहाँ पर 324 325, तो जो सेक्शंस यहाँ पर आपको लगे हुए हैं वो सब आपको मिल जाएगा। तो यहाँ 323 323 324 325 326 एक सीरीज में लगा दिया है इन्होंने, 452 504, तो 326 तक हमारा एक सीरीज है। तो यहाँ देखिए 325 326, तो आपको कुछ नहीं करना है, आगे आपको देखना है कि कैसे किया है, कौन सा ऑफेंस किया है जिसके लिए चार्ज किया गया है। ओके, चलिए अच्छे से देख लेते हैं। अब यहाँ पर आइए दूसरा सेकंड आरोप, सेकंड मतलब सेकंड चार्ज, यह कि आप अभियुक्तगण 1 लगाया 3 यानी 1 से लेकर के 3 तक के सारे 1 2 3 उपरोक्त ने दिनांक 20/12/2008 यानी 20 दिसंबर 2008 यानी 2008 को लगभग 2 बजे दिन में अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में, सेम कॉपी पेस्ट रहता है, मुकदमा चोटिल कल्लू को उपहित कारित करने के आशय से उसको स्थान वृंदावन तिराहा स्थित दुकान में घुसकर, देखिए यहाँ पर वेपन का नाम आ गया कुल्हाड़ी, ये देखिए अपराध का नाम, यहाँ देखिए कैसे किया, कुल्हाड़ी से किया, कैसे किया, चाकुओं से किया। सो कुल्हाड़ी व चाकुओं से प्रहार करके स्वेच्छा उपहति कारित, तो वॉलेंटरली कॉजिंग, तब हमारा क्या मामला बनेगा, देखिए आगे, और उसके द्वारा आपने ऐसा अपराध कारित किया जो भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 324, तो 324 किस चीज के लिए डील करता है, वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट बाय डेंजरस वेपन्स और मीन, तो डेंजरस वेपन कुल्हाड़ी हो गया, यहाँ पर आपके सामने है कुल्हाड़ी और चाकू दोनों, तो कुल्हाड़ी और चाकुओं से प्रहार करके, तो कुछ किया, कुछ नहीं किया। इसमें हम लोगों के लिए क्या है,
यानी कि जिस वेपन से अपराध हुआ है उस वेपन का नाम लिख देना। यानी आप सीधे सीधे समझिए कि जो अपराध है, जो ऑफेंस का जिक्र किया गया, जिस ऑफेंस का नाम आया है, उस ऑफेंस का डिस्क्रिप्शन आपको डालना है। कैसे किया, कब किया, क्यों किया, कहां किया। तो क्यों किया छोड़ दीजिए, कहां किया, कब किया, किसने किया, इतना ही तो लिखना है। चार्ज में रहता है क्या, कुछ नहीं। किसने किया, यहां देखिए ये अभियुक्त गण, किसने किया, 1 से 3 ने किया। कब किया, तो 20 दिसंबर 2008 को किया। कितने बजे किया, 2 बजे किया, टाइम लिख लिया। और कौन सा अपराध किया, तो सामान्य आशय, कॉमन इंटेंशन के साथ। क्या किया, कहां किया, तो उसके दुकान में लिखा है ना यहाँ पर, वृंदावन तिराहा स्थित दुकान। कहाँ किया, तो वृंदावन तिराहा स्थित दुकान में। कैसे किया, कुल्हाड़ी और चाकुओं से प्रहार करके किया। कौन सा अपराध किया, स्वेच्छा उपहत कारित की। और ऐसा करके उसने कौन सा अपराध हो गया, तो 324/34। अब ये क्या है, ये दंडनीय अपराध है और मेरे संज्ञान में है। अब यही चीज देखना होता है कि भाई दंडनीय है तो होगा कि नहीं। तीसरा अपराध, थर्ड ऑफेंस, देखिए, या कि अभियुक्तगण 1 लगाया 3 उपरोक्त ने दिनांक 20/12/2008 को समय लगभग 2 बजे दिन में अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी मुकदमा चोटिल कल्लू को उपहित कारित करने के आशय से उसकी स्थान वृंदावन तिराहा स्थित दुकान में घुसकर कुल्हाड़ी चाकुओं से प्रहार करके स्वेच्छा उपहति कारित की। देखिए अब आगे बढ़ गया। और देखिए फर्क फर्क पड़िए, यही आपको फर्क सीखना, बस इतने में फर्क है। घुसकर कुल्हाड़ी व चाकू से प्रहार करके स्वेच्छा घोर उपहति कारित की, जिससे उसके बाएं हाथ की कलाई की हड्डी टूट गई। और उसके द्वारा आपने ऐसा अपराध कारित किया जो भारतीय दंड संहिता की धारा 325 सपठित धारा 34 के अंतर्गत दंडनीय अपराध की कोटि में आता है और मेरे संज्ञान में। तो 325 में क्या होना चाहिए, सेक्शन 325 क्या बोलता है, वॉलेंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। तो ग्रीवियस हर्ट में कैसे पता चलेगा, अब ये जब सेक्शन आपने पढ़ी होगी आईपीसी की 325, तो अगर आपने सेक्शन 325 आईपीसी की पढ़ी है तो बहुत क्लियर है, वॉलेंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। भाई कैसे, तो यहाँ पर आपको नहीं भी पता है तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि ग्रीवियस हर्ट कैसे कॉज किया। उसके हाथ की, बाएं हाथ की कलाई की हड्डी तोड़ दी, कुल्हाड़ी से मारा, चाकू से मारा, तो बायां हाथ की कलाई की हड्डी टूट गई। और उसके द्वारा आपने, तो कैसे हुआ, बाएं हाथ की कलाई की हड्डी, तो ये क्या हुआ, ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन। ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन, ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन। तो यहाँ पर देखिए ये ग्रीवियस हर्ट हुआ और डेंजरस वेपन से हुआ, तो यहाँ पर वो बात यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ पर तो ग्रीवियस हर्ट आ गया और पूरा सेक्शन 325 लग गया। अब देखिए चौथा अपराध, फिर वही कहानी सेम, यह कि 1 लगाया 3 ने उपरोक्त 100 एंड 100 2 बजे 100 एंड 100 टाइम के समय पर कुल्हाड़ी, देखिए यहाँ पर सीने पर दाईं ओर स्वेच्छा गंभीर उपहति कारित की। अब जहां भी चोट हुआ वहां पर, सीने पर मतलब छाती पर, चेस्ट पर, सो सीने पर दाईं ओर स्वेच्छा गंभीर उपहति कारित की। और उसके द्वारा आपने ऐसा अपराध कारित किया जो भारतीय दंड संहिता की धारा 326 सेक्शन 34 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। सो 326, 34, 325, 34 यहाँ पर लग गया। उसके अलावा ऊपर जाइए तो 324, 324, 34, ऊपर चले जाइए 323, 34। इतना, यही है, अब यही है और कुछ भी नहीं है चार्ज। बस इसके लिए आपको टेक्निकली बहुत कुछ बताया जाता है। तो ये चीज आपको लिख के दिया गया, आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ, ठीक है। लाइव नॉर्मली नहीं होता है, आपको रटवा दिया जाता है तोते की तरह, बाकी आप सीखते हैं कोर्ट में। मैं आपको शुरू में ही आपको सब कुछ प्रैक्टिकल में दे रहा हूँ कि आपको कम से कम मेहनत करना पड़े, चीजों को आसानी से समझ सके। अब देखिए यहाँ पर पांचवा अपराध, पांचवा अपराध है 452/34 आईपीसी। क्या है, 2 बजे दिन में अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी मुकदमा चोटिल कल्लू को उपहति कारित करने की तैयारी करके उसके स्थान वृंदावन तिराहा स्थित दुकान में अतिचार कारित किया। और उसके द्वारा आपने ऐसा अपराध कारित किया जो भारतीय दंड संहिता की धारा 452 452 सेक्शन 34 के अंतर्गत दंडनीय अपराध की कोटि में आता है, उसकी श्रेणी में आता है। सो क्या किया, अतिचार कारित किया। अब अतिचार कारित किया मतलब 452 देख लीजिए, तो इसमें कुछ नहीं है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, बस सेक्शन ध्यान रखना, इसके लिए आईपीसी पक्का होना चाहिए। अगर आईपीसी नहीं पक्का है तो कम से कम सीआरपीसी का जो शेड्यूल है वो आपको पता होना चाहिए। देखिए
452 हाउस ट्रेसपास हैविंग मेड प्रिपरेशन फॉर कॉजिंग हर्ट असॉल्ट etc। डिटो डिटो डिटो। देखिए सब क्या है, 7 इयर्स वाले इम्प्रिजनमेंट का मामला है इसमें। एनी मजिस्ट्रेट, देखिए यहाँ पर लिखा है एनी मजिस्ट्रेट। मजेदार चीज क्या है, 7 साल की सजा हो सकती है, 2 साल की सजा हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर डिट्टो डिट्टो नॉन बेलेबल है, और इसके ऊपर देखिए तो कॉग्निजेबल है। ओके नाउ अब इसमें क्या किया, 452 रीड विथ 34। छठा अपराध, 6th नंबर का ऑफेंस, ये है 6th ऑफेंस। अब यह क्या कर रहा है, 2 बजे दिन में स्थान वृंदावन तिराहा स्थित वादी मुकदमा कल्लू की दुकान पर जाकर उसे साला यानी गाली। अब वैसे तो रिश्ता भी होता है एक साला साली जो बोलते हैं ना, जीजा साली जीजा साला, तो ये रिश्ता है, लेकिन यहाँ पर ये साला इन्होंने कहा गाली है, कहकर सासे अपमानित करने के आशय से प्रकोपित किया, और इस प्रकोपन से वह लोक शांति भंग कर देता। इस प्रकार ऐसा कृत्य किया जो भारतीय दंड संहिता की धारा 504 तो 504 के अंतर्गत आता है। तो कोई एक आदमी किया है, तो यहाँ पर देखिए 504, ये रहा, आपको सब लाइव दिखा रहा हूं मैं, सब आपको एकदम ध्यान से समझ में आ जाना चाहिए। 504 दिस इज 504। इंसल्ट इंटेंडेड टू प्रोवोक ब्रीच ऑफ ब्रीच, जानबूझ करके किसी व्यक्ति को इंसल्ट करना ताकि शांति व्यवस्था खतरे में पड़ जाए, जिसके लिए 2 साल के लिए जेल की सजा है या फाइन है या दोनों है। और ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल ऑफेंस है, और इसमें कोई भी मजिस्ट्रेट इसका ट्रायल देख सकता है। सो इसमें नॉन कॉग्निजेबल बेलेबल। सो मामला क्या हो गया यहाँ से देखिए, तो 504 कैसे बना, 504 कैसे बना, जानबूझ करके उसको साला कहा, साला करने से क्या हो सकता, ब्रीच ऑफ प्रेस भंग हो सकता था, यानी शांति व्यवस्था भंग हो सकती थी। नाउ द 7th एंड लास्ट ऑफेंस, तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए, यह कि अभियुक्त जन 1 से 3 उपयुक्त ने 2 बजे दिन में वृंदावन तिराहा स्थित वादी मुकदमा सो एंड सो उसके परिवार को जान से मार देने की धमकी। अब ये जब धमकी जब लग जाता है ना, तो धमकी के केस में 506, तो ये रहा 506 क्रिमिनल इंटीमिडेशन। धमकी के केस में, धमकी के केस में क्रिमिनल इंटीमिडेशन, इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 इयर्स और फाइन और बोथ। ये अगर ज्यादा कहते हैं कि इफ थ्रेट टू बी कॉजिंग डेथ, मृत्यु कारित करने की अगर धमकी हुई और ग्रीवियस हर्ट करने की धमकी हुई, तो 7 साल तक के लिए जेल की सजा और फाइन। डिट्टो डिट्टो और मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, तो ऑब्वियस सी बात है ये फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट रहे होंगे। सो नाउ अब यहाँ पर भी क्लियर हो गया कि देखिए इस आशय से दी उसे तथा उसे परिवार को संत्रास्त कारित किया, इस प्रकार आपने ऐसा कृत्य किया जो भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के अंतर्गत दंडनीय अपराध की कोटि में आता है और मेरे संज्ञान में है। और मैं अब देखिए यहाँ पर आगे, मैं एतद द्वारा यानी ऊपर जो दिया है, एतद द्वारा निर्देश देता हूं कि आपका इस न्यायालय में उपरोक्त आरोपों पर विचारण किया जाए। तो यही बात आपको, ये जो लाइन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के लिए मैंने आपसे कहा था ये तो विटिएट कर सकता है इसी लाइन के लिए। मतलब आप क्लियर कट बताओगे किसको, अक्यूज्ड को, कि देखो भैया तुम्हारे खिलाफ ये सारे ऑफेंस बन के आए हैं, ये सारे ऑफेंस के अंदर तुम्हारा चार्ज फ्रेम किया जाएगा। अगर आप कभी भी चेंज करो, अल्टर करो, कुछ भी करो, तो आपको उसको इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन करना जरूरी है, सो दैट उसके अकॉर्डिंग वो डिफेंस कर सके। अगर वो डिफेंस नहीं कर पाता है तो मामला खत्म। ये देखिए आगे देखिए, अब जिस जज साहब ने चार्ज बनाया उन जज साहब का सिग्नेचर, ठीक है, उनका जज साहब का नाम और उनका पोस्ट, न्यायिक मजिस्ट्रेट सो एंड सो, कक्ष संख्या सो एंड सो, डेट, यहाँ ये लाइन जरूर लिखी रहती है। उपरोक्त आरोप यानी ऊपर जो चार्ज बताए हैं अभियुक्त गण को सुनाया और समझाया गया, अभियुक्त गण ने आरोपों से इनकार करते हुए विचारण की मांग की। मतलब किसी ने प्लीड गिल्टी नहीं करा, कोई नहीं कह रहा कि जी मैं गिल्टी हूं, सब कह रहे कि जी मेरा ट्रायल चला दो, मेरा ट्रायल चला दो। ओके, और यहाँ पर देखिए हस्ताक्षर अभियुक्त गण यानी अक्यूज्ड का भी साइन होता है, यानी 3 अक्यूज्ड है तो तीनों अक्यूज्ड का साइन होगा। यहाँ पर दिनांक 20/9/2016। अब यही सब कहानी होती है। अब मान लीजिए कि अक्यूज्ड गायब नहीं मिल रहा है, तो जो अक्यूज्ड अवेलेबल है उसका चार्ज फ्रेम होगा, कोई भगोड़ा घोषित हो गया तो उसका तो नहीं होगा। तो जो भी अक्यूज्ड मौजूद है, जो कस्टडी में है, जो पकड़ा जा सकता है, जिसको लाया जा सकता है, जो है कोर्ट में मौजूद, उसके खिलाफ चार्ज फ्रेम किया जा सकता है। दिस इज हस्ताक्षर रमेश कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या 2। तो आप इस तरीके देखिए, अब इसमें कुछ करने के लिए है ही नहीं। उसी तरीके से देखिए एक और चीज मैं आपको शो करता हूं, देखिए यहाँ देखिए,
न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष संख्या 2 मथुरा। आपको एक दूसरा फॉर्मेट, अच्छा ये पहले बताइए, पहले फॉर्मेट में कोई दिक्कत है तो बताइए, पहला फॉर्मेट ओके है, डाउट है तो पूछ लीजिए, किसी तरह का कोई भी डाउट टिल नाउ। सर ये कौन सा चार्ज हुआ? वो क्या चार्ज, बताओ? सर ये कौन सा चार्ज है जिसमें मोर देन वन हेड है वो? बिल्कुल, अब यहाँ पर सेक्शन से आपको ज्यादा लग रहा है तो ऑब्वियस है, एक सेक्शन रहा तो वन हेड। सर ऊपर में वो प्रथम क्या था सर, ऊपर और थोड़ा ऊपर? ये द्वितीय यहाँ पर सेकंड है, यानी सेकंड का नहीं मतलब सर, और ऊपर, और कहा ये सबसे ऊपर सर, फर्स्ट में। ये ऊपर, चलिए मैं आपको सबसे ऊपर ये जी नंबरिंग है सर, मैडम, ये देखिए ये नमूना है, नमूना का मतलब सैंपल है, ये सैंपल का नंबर सैंपल नंबर 1 है, ये नीचे आपको जो मिल रहा है ये सैंपल नंबर 2 है, ये सब नमूना है, नमूना का मतलब आप समझिए सैंपल सीखने के लिए। ओके, और कोई डाउट नहीं है ना, बस छोटी बात। चलिए अब जी देखिए सर। यहाँ, हाँ चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है। देखिए यहाँ पर देखिए आपका चार्ज, अब देखिए इसमें कैसे बन रहा है, न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष संख्या 2 अगेन मथुरा। देखिए यहाँ पर केस नंबर है 112/2008, यानी 112/2008। ठीक है, मैं आप लोगों को ये फॉरवर्ड भेज दूंगा बाद में। राज्य प्रति विजय सो एंड सो, अब यहाँ पर देखिए राज्य यानी स्टेट, इंग्लिश में लिखेंगे तो स्टेट वर्सेज विजय, यहाँ पर ऐसे होता है चार्ज फ्रेम। अब यहाँ पर एंड अनदर लिख दिया, वो अलग कहानी, यहाँ पर आधी हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश में अनदर लिखते हैं, अदर और अनदर में फर्क होता है। पीएस कौन सा लगेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे पीएस वृंदावन, जनपद जो डिस्ट्रिक्ट है मथुरा, तो डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिए मथुरा, जो भी है। सेक्शंस कौन से हैं, 148, 323, 149 रीड भी था, देखिए ऑब्लिक लगा है, मतलब तो ये दोनों साथ में लगे हैं। 325/149, देखिए ये चीज बहुत लोगों को जिनको पता नहीं उनके लिए बता रहा हूँ। 323, 149, इसके अलावा लिखा है 325, 149, ये क्या है? इसका मतलब बहुत क्लियर हो गया कि यहाँ पर मोर देन 5 अक्यूज्ड हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 5 अभियुक्त तो होंगे ही होंगे। 149 आईपीसी उन्हीं मामलों में लगता है जहां पर कम से कम मिनिमम नंबर ऑफ पर्संस अक्यूज्ड 5 होते ही हैं, बिकॉज ये किसको शो करता है, कॉमन ऑब्जेक्ट को शो करता है अनलॉफुल असेंबली के मामले में। ठीक है सर, 149 लगने का मतलब है कि 323 जो सेक्शन है 323, ये सारे पांचों के पांचों व्यक्ति या मोर देन 5 जितने भी पर्सन मौजूद हैं सबको 323 के लिए चार्ज किया जा रहा है। 325 लगाने का मतलब है कि जितने लोग वहां पर अभियुक्तगण हैं, जितने अभियुक्त हैं सो एंड सो, उन सबके खिलाफ 325 लगाया जा रहा है, यानी 1 से लेकर के 5 6 कम से कम 5 तो रहेंगे ही रहेंगे। आप यहाँ पर भी देखिए तो वहां लिखे लिखा हुआ है, मैं रमेश कुमार न्यायिक सर 2 बार क्यों लिखा है सर ये 149? तो ठीक तो है सर, क्यों नहीं दो बार लिखेगा, बताइए कहाँ दिक्कत है? नहीं, मतलब 149 लास्ट में लिख देता सर, सब पे लगा है तो सबके अपना साथ अपने है। स्टाइल है सर लिखने का, ये सही तरीका है, मैं लेट मी टेल यू, ये सही तरीका है। देखिए जिस सेक्शन के साथ 149 को आप ऐड कर रहे हो वही सेक्शन अब लिखा जाएगा सर। अगर जैसे 323 है, तो अगर मुझे ये लगता है, मैं सपोज थोड़ी देर के लिए मानिए कि मैं जज हूं, मुझे लगता है कि 323 जो अपराध है आईपीसी का, वो 6 लोगों ने किया है, तो अगर 6 लोगों ने किया तो सबके नाम के साथ मैं थोड़े लिखूंगा, मैं 323/149 लिख दिया, इसका मतलब कि जितने भी अक्यूज्ड होंगे उन सब ने 323 किया है। आप कह रहे हैं कि सर 149 वन तो में लिख दिया, सर 149 का किसी के साथ रीड भी होगा, अकेले बेचारा कैसे लगेगा? 149 और 34 जो आईपीसी अगर नहीं पढ़े तो जान लीजिए, 149 34 बेचारे अकेले लगते ही नहीं, किसी के साथ ही रहते हैं, इसलिए 34 में कम से कम 2 लोगों की जरूरत होती है, 2 अक्यूज्ड चाहिए ही चाहिए, 149 में कम से कम 5 लोग चाहिए ही चाहिए। तो और दूसरी बात, ये किसी अपराध के साथ जुड़ते हैं, ये एक अपराध है अपने आप में, ऐसा नहीं, ये किसी अपराध के साथ ही जुड़ते हैं। अगर किसी ने कोई ऑफेंस कमिट किया है तो उसके साथ ही अटैच होते हैं, 200% इस बात को जान लीजिए। ठीक है, तो अभी ये अपराध यहाँ पर क्या है, 323 वो अपराध है, उसके अलावा 325 ये अपराध है। अब यहाँ से इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ और भी क्लीन हो जाएगा, ये बताने में तो सब गंदा होता ही है। ये देखिए 148 है, 323, 149, 325, 149। अब आगे देखते हैं क्या सिस्टम है, 148 अकेला क्यों आया, तो 148 आप यहाँ से भी जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, अपने मतलब शेड्यूल से चेक कर सकते हैं। चलिए इसको पढ़ेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा। यहाँ देखिए कोई भी डाउट होगा, मैंने पहले ही कहा था एकदम जीरो डाउट पे रखना ये सब टॉपिक को, ये सब हॉट टॉपिक है,
हमेशा जिंदगी में काम आएगा, चाहे आप जज बनिए, चाहे एडवोकेट बनिए, चाहे कुछ भी कीजिए, ये आपको बहुत काम आने वाला है। ये सब करने के लिए बहुत लोगों को मेहनत लगती है, ठीक है। तो आपको जब भी जजमेंट राइटिंग तो सेकेंडरी है, जजमेंट के पहले तो चार्ज फ्रेमिंग आना चाहिए। तो मैं आपको एक स्टेज क्लियर कर दे रहा हूँ। नाउ सी, मैं रमेश कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या 2। अब ऐसे न्यायिक मजिस्ट्रेट पता नहीं कितने हो सकते हैं, 10 20 50 हो सकते हैं, मिनिमम कम से कम 10 लोग होते हैं, 5 लोग होते हैं, डिपेंड करता है। सो कक्ष संख्या 2 मथुरा, आप अभियुक्तगण अक्यूज नंबर 1 विजय, अक्यूज नंबर 2 प्रकाश, अक्यूज नंबर 3 रोहित, अक्यूज नंबर 4 राकेश, अक्यूज नंबर 5 त्रिभुवन, अक्यूज नंबर 6 सुधाकर। तो देखिए मोर देन 5 पर्सन हो गए, तो ऑटोमेटिक 149 का लगना तय है। ओके, नाउ अगर ये 2 लोग होते तो 34 लग जाता, 3 लोग होते 34 लग जाता, 4 होते तो 34 लग जाता। मतलब नंबर जो 5 से नीचे चली जाती तो ऑटोमेटिकली 34 लगना ही लगना था। ओके, नाउ सी, प्रथम यह कि आप अभियुक्तगण 1 लगाया 6, यानी अक्यूज नंबर 1 से लेकर के अक्यूज नंबर 6 सबकी बात कर रहे हैं। उपरोक्त ने दिनांक 20/12/2008 यानी 20 दिसंबर 2008 को समय लगभग 2 बजे दिन में क्या किया। देखिए स्थान, देखिए स्थान भी बता दिया, टाइम भी बता दिया, सब कुछ बता रहे हैं। समय 2 बजे, कौन कौन, ये दिनांक किस डेट को, पर्सन का नाम तो यहाँ आएगा ही कुल्लू। सो वृंदावन तिराहा स्थित वादी मुकदमा कल्लू की दुकान पर बलपूर्वक व अवैध रूप से कब्जा करने के लिए विधि विरुद्ध जवाब कारित किया। तो विधि विरुद्ध का मतलब अनलॉफुल, विधि विरुद्ध का मतलब इंग्लिश क्या होता है, अनलॉफुल असेंबली, असेंबली को हिंदी में बोलते हैं जमाव, कारित किया। तथा उक्त विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य के रूप में विधि विरुद्ध जमाव के सामान्य आशय के अग्रसरण में यानी कॉमन ऑब्जेक्ट में आप अभियुक्त गण ने देसी तमंचे, कुल्हाड़ी, चाकू व तलवार जैसे घातक आयुधों से सुसज्जित होकर हिंसा का प्रयोग करते हुए बलवा कारित किया। अब जो जो ऑफेंस आ रहा है वो सब यहाँ पर मेंशन कर रहा है। तो पहला तो इन्होंने बता दिया कि विधि विरुद्ध जमाव कारित किया, मतलब आपने अनलॉफुल असेंबली किया। उसके बाद अनलॉफुल असेंबली करते हुए सामान्य आशय में क्या किया, हिंसा का प्रयोग किया। तो हिंसा का प्रयोग करने के लिए क्या किया, देसी तमंचे, कुल्हाड़ी, चाकू, तलवार जैसे घातक आयुध हथियार लेकर के आए थे। तो ये दूसरा। उसी में आइए, बलवा कारित किया। तो अपराध कौन सा हुआ, बलवा। ये देखिए जब भी कारित लगेगा, हिंदी वालों के लिए बता रहा हूं, ये तो पहचान करने का है। ये देखिए कारित के पहले जो रहा नॉर्मली अपराध होता है, यहाँ भी देखिए कारित, तो विधि विरुद्ध जमाव, ये एक ऑफेंस, ये दूसरा ऑफेंस। बलवा कारित किया और उसके द्वारा आप अभियुक्त गण ने ऐसा अपराध कारित किया जो भारतीय दंड संहिता की धारा 148 के अंतर्गत दंडनीय अपराध की कोटि में आता है और मेरे संज्ञान में है। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो देखिए मैं तो लाइव दिखाते हुए चलूंगा आप लोगों को, ताकि कहीं भी एकदम डाउट नहीं होना चाहिए, कुछ भी डाउट नहीं। देखिए 148 क्या कहता है, स्क्रॉल करने में जो समय लगे, बट आप देख सकते हैं ये हो गया मेरा 200 क्रॉस कर चुके हम लोग, 171 148, ये रहा 148। राइटिंग देखिए यहाँ पर, राइटिंग आर्म्ड विथ डेडली वेपन, तो ठीक तो लिखा है, गलत क्या लिखा मजिस्ट्रेट साहब, सही तो लिखा है। राइटिंग कैसे किया उसके लिए पहले, अब देखिए जिन्होंने आईपीसी पढ़ा होगा ना कायदे से, मजा उसको आएगा। राइटिंग कैसे होता है, कब होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब कोई होता है रटवा देते तोते की तरह, देखो भैया ये एसेंशियल एलिमेंट है, तो रट गए एसेंशियल एलिमेंट। लेकिन अगर समझ गए आपकी राइटिंग कैसे होता है, कब होता है, कौन करता है, तब मजा आएगा आपको। तो यहाँ पर राइटिंग कैसे हो रहा है, राइटिंग करने के लिए पहले क्या चाहिए, राइटिंग करने के लिए कम से कम पहले 5 लोग चाहिए ही चाहिए। तो 5 लोग तो मिल गए, यानी राइटिंग करने के लिए पहले आपको अनलॉफुल असेंबली होना चाहिए। तो अनलॉफुल असेंबली हो गया। अब अनलॉफुल असेंबली कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कहा विधि विरुद्ध जमाव कारित किया, ये लिखना ही पड़ेगा। अब राइटिंग करने के लिए पहले अनलॉफुल असेंबली होगा। अनलॉफुल असेंबली, अनलॉफुल असेंबली, अगर अनलॉफुल असेंबली अनलॉफुल डिक्लेयर्ड है, यानी अनलॉफुल असेंबली है और उसमें आर्म्स आ गया, डेडली वेपन आ गया, डेडली वेपन, DADL बाई डेडली वेपन्स।
अगर ये दोनों मिल गए, अनलॉफुल असेंबली प्लस डेडली वेपन्स, देसी तमंचे डेडली वेपन्स, कुल्हाड़ी डेडली वेपन्स, चाकू डेडली वेपन्स, तलवार डेडली वेपन्स जैसे घातक आयुधों से सुसज्जित होकर हिंसा का प्रयोग करते हुए बलवा कारित किया। तो बलवा क्या हो गया? राइट। अब जाके राइट हो, ये दोनों मिल गया तब जाकर के राइट हुआ, RIOT राइट। अब क्या हो गया? सेक्शन लग गया 148। यही चीज आपको यहाँ पर मिला है, राइट आर्म्ड विथ ए डेडली वेपन। इसके लिए सजा है 3 साल या फाइन या बोथ, मतलब 3 साल जेल जाओ या सिर्फ फाइन देके छूट जाओ या दोनों होगा, नहीं तो डिट्टो डिट्टो। अब यहाँ कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल के मामले में देखिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस है बट बेलेबल है, ओके, कॉग्निजेबल है बट बेलेबल है, और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के यहाँ इसका ट्रायल चलेगा। चलिए आगे चलते हैं। 148 हो गया। नाउ सेकंड देखिए, यह कि आप अभियुक्त गण 1 लगायत 6 यानी 1 से लेकर 6 तक 20/12/2008 को समय लगभग 2 बजे दिन में विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य के रूप में उसके सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी मुकदमा चोटिल कल्लू की स्थान वृंदावन तिराहा स्थित दुकान में घुसकर उसे उपहति कारित करने के सामान्य आशय से लात घूसों से स्वेच्छा मार पीट कर उक्त चोटिल कल्लू को साधारण प्रकृति की, यहां पर क्या बोल रहा है? साधारण प्रकृति की, तो मारपीट करी तो उससे साधारण प्रकृति मतलब सिंपल नेचर की इंज्यूरी हुई, सिंपल नेचर की इंज्यूरी हुई। उसके द्वारा आप अभियुक्त गण ने ऐसा अपराध कारित किया जो भारतीय दंड संहिता की धारा 323 सपठित 149, तो 323 6 ने मिलकर किया, 6th पर्सन। तो यहाँ पर देखिए 323 बहुत आसान है, 323 मैं आपको दिखा देता हूँ। 323 ये यहाँ से हटाओ, 323 आप लोगों को पहले भी दिखाया है, मतलब तब जो लेट से जुड़े हो या नहीं देखा हो उनके लिए मैं दोबारा से दिखा दे रहा हूँ। 323 ये रहा, वॉलंटियरली कॉजिंग हर्ट, इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 ईयर और फाइन 1000 रुपीज और बोथ। तो आईपीसी के अंदर कुछ ही ऐसे अपराध हैं जिनका फाइन फिक्स कर दिया है, अदरवाइज सब में फाइन छोड़ दिया गया कि फाइन का अमाउंट कितना होगा पता नहीं। तो यहाँ पर देखिए 1 ईयर और फाइन 1000 रुपीज और बोथ, नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, और कोई भी मजिस्ट्रेट यानी सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट भी इसका ट्रायल चला सकता है। ओके, तो ये हो गया 323/149। ऐसे भी लिख देते हैं, तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि वह क्या होगा 148 ये सबके ऊपर लग गया, अभियुक्त गण ने ऐसा अपराध किया, तो 34 लगाने की जरूरत नहीं, 148 सब अनलॉफुल असेंबली है, तो अनलॉफुल असेंबली के द्वारा जो किया गया राइट वो अपने आप में ऑफेंस है, ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं करना, ये सब आईपीसी के पार्ट में आता है। अगर आईपीसी अच्छे से पढ़ा होगा, याद होगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नाउ द थर्ड एंड द लास्ट ऑफेंस, खत्म हो गई बात, यह कि आप अभियुक्त गण सो एंड सो ने क्या किया, कल्लू चोटिल को छोड़ दिया, यहाँ पर यहाँ से दुकान में घुसकर कुल्हाड़ी चाकुओं से प्रहार करके स्वेच्छा गंभीर उपहति कारित करी, जिससे उसके बाएं हाथ की कलाई की हड्डी टूट गई, और इसके द्वारा आप अभियुक्त गण ने ऐसा अपराध कारित किया जो भारतीय दंड संहिता की धारा 325 सपठित धारा 149 के अंतर्गत दंडनीय अपराध की कोटि में आता है और मेरे संज्ञान में है। तो ये आपको सैंपल मिल गया, सैंपल नंबर 2। तो सेक्शन क्या हो गया 325 रीड विथ 149। कैसे भाई, तो बाएं हाथ की कलाई की हड्डी टूट गई, तो बाएं हाथ की कलाई की हड्डी टूट गई, और कैसे तोड़ी गई, कुल्हाड़ी से। कैसी तोड़ी गई, चाकू से। तो अब यहां पर लग गया 325। तो 325 का मतलब है वॉलंटियरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, जिसके लिए 7 साल तक के लिए जेल की सजा का प्रावधान है। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, बट ये बेलेबल भी होता है, और इसका ट्रायल कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकता है। अब ये मत पूछने लगना और ये मत सोचना गलती से भी कि सर सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है, उसको सिर्फ 1 साल के लिए जेल भेजने का पावर है, सजा देने का पावर है, तो वो 7 साल वाले अपराध का ट्रायल कैसे कर सकता है। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अगर नहीं जानते तो शॉर्ट में जान लीजिए। एक सेक्शन होता है 325 सीआरपीसी का, उसकी वजह से ऐसा सब कुछ मुमकिन है, पॉसिबल है। नहीं तो बहुत से लोग इसी में सर फोड़ते रहते हैं अपना, अरे सर वो उसका पावर 1 साल का है, 5 साल का सजा कैसे दे देगा, उसका पावर 1 साल का 3 साल का है, 10 साल का सजा कैसे ट्रायल कर लेगा। ये सब में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नाउ
तो ये आपको जो मैंने बताया इसमें क्या है, कुछ नहीं, मैं एतद द्वारा निर्देश देता हूं कि आप अभियुक्तगण का इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त आरोपों पर विचारण किया जाए। सो अब क्या दिया, निर्देश देता हूं कि आप अभियुक्तगण का इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त आरोपों पर विचारण किया जाए। मतलब अपने जो ऑफेंसेज बने 323, 325, 148, इसके लिए ट्रायल चलेगा। यानी अक्यूज्ड को आपने क्लियरली मैसेज दे दिया, आपने कम्युनिकेट कर दिया। और ये कुछ नहीं, देखिए आरोप क्या होता है, एक फॉर्मेट में होता है। यही बात मैंने आपको शेयर करी थी, एलिगेशन और क्या चार्ज, जब मैंने शेयर किया था। चार्ज क्या है आप देखो, अब खुद देखो चार्ज क्या है, व्हाट इज चार्ज। कोई पूछेगा तो क्या बताओगे, चार्ज क्या, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में बना हुआ है, रिटन है। चार्ज क्या है, एक फॉर्मेट में बना हुआ है, एक रिटन है, जिसमें जज का सिग्नेचर होता है, अक्यूज का डिटेल रहता है, ऑफेंस का डिटेल रहता है, सेक्शन का नंबर रहता है, और क्या रहता है इसके अंदर, अक्यूज का साइन रहता है, मजिस्ट्रेट का साइन रहता है, जो चार्ज फ्रेम करता है उसका साइन रहता है, उसको पढ़ के सुनाया जाता है। तो ये बेसिकली आप कहो, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसलिए मैंने बोला था शुरुआत में, जो नहीं समझ में आया होगा किन्हीं को तो समझ लीजिए, चार्ज इज नथिंग बट इट इज ए फॉर्मुलेशन ऑफ एन ऑफेंसेस कमिटेड बाय द अक्यूज्ड पर्सन। सो फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेशन मतलब एक फॉर्मेट में लिख देना, गढ़ देना, बना देना, ऐसा। यहाँ पर डेट डाल दी गई, किस तारीख को चार्ज फ्रेम हुआ। देखिए 2008 की घटना है जो लिखा गया है, और 2016 के दिन चार्ज फ्रेम हो रहा है, 8 साल लग गए, 8 years आफ्टर। और ये भी छोटे छोटे सेक्शन है, 16 में हो रहा है। न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष संख्या 2, उपरोक्त आरोप पढ़कर अभियुक्तगण को सुनाया व समझाया गया। ओके, अब पढ़े के सुनाए समझाए कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं सुनाते हैं नहीं समझाते हैं, फैक्ट यही होता है नॉर्मली। अभियुक्तगण ने, जब भीड़ होती है केस की तब, अभियुक्तगण ने आरोपों से इनकार करते हुए विचारण की मांग की। तो यहाँ पर पूछ लेते हैं जज साहब कि हाथ उठा के बताओ कि तुमने अपराध किया है या तुम्हारा ट्रायल चलना चाहिए। तो वकील साहब तो पहले ही सिखा देते हैं, नहीं मेरा ट्रायल चलना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए सिग्नेचर है, यहाँ पर डेट है, यहाँ पर सिग्नेचर है मजिस्ट्रेट साहब का, कक्ष संख्या 2। और बोलिए और क्या चाहिए सर और यहाँ बोलिए। सर यहाँ सेक्शन 148 के साथ सपठित नहीं लगाया है सर। क्या नहीं लगाया मैडम? सपठित जिसको बोलते हैं अच्छा, सर। सब पठित रीड विद, तो जी क्या सर। जरूरत थी लगाने की मैडम? 140, अभी तो मजेदार चीज है, 148 रॉयट होता है। रॉयट का जब आप पढ़िएगा, अभी मैं थोड़े से देर के लिए थोड़ा सा रुकिए, मैं एक आईपीसी का भी फाइल खोल देता हूं ताकि जो मन में डाउट है ना किसी भी तरह का वो तो सर खत्म। इसीलिए नहीं लगाया है। क्योंकि आईपीसी के अंदर जो आप रॉयट बोल रहे हैं, रॉयट अपने आप में क्या है, अनलॉफुल असेंबली को ही डिक्लेयर करता है, वो खुद ही अपने आप में अपराध जी सर जी। है ना, वो अपने आप में ऑटोमेटिक खुद ही एक अपराध है, इसकी वजह से ऐसा होता है। तो यही सब जो छोटी छोटी चीजें जो है आप लोग को जाननी होती हैं, समझनी होती हैं, और कुछ भी नहीं होता है। 148 ये रहा आपके सामने 140। देखिए जो चीज पॉसिबल है वो मैं कर दूंगा इमीडिएट, जो नहीं पॉसिबल है भाई उसमें तो समय लग जाता है। देखिए यहाँ रहा, अब 148 दिख रहा है स्क्रीन पर। जी सर। रॉयटिंग आर्म्ड विथ डेडली वेपन, ये आईपीसी है। Whoever is guilty of rioting being armed with a deadly weapon or with anything which used as a weapon of offense is likely to cause death shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both। तो ये पढ़ के आपको कुछ नहीं लगेगा, लेकिन अब मजेदार चीज क्या है, यहाँ 146 के साथ इसको रीड विद करिए, और 146 को 141 के साथ रीड विद करिए, यही मजेदार चीज पढ़नी होती है यहाँ। तो 141 रीड विथ 146 और 146 रीड विथ 148, तब जाके चीजें समझ में आएंगी। क्यों? क्योंकि रॉयटिंग का परिभाषा, रॉयटिंग का डेफिनेशन 146 में है, 146 में है। जब हम अब जो आर्म्ड लेकर के यानी डेडली वेपन लेकर के अगर हम जाते हैं, बोलते हैं ना आयुधों से सुसज्जित होकर, तो डेडली वेपन लेकर के अगर हम गए रॉयटिंग करने के लिए, तब ये 148 लगता है। मतलब एक ग्रीवियसनेस स्टेज जो बोलते हैं ना, अपराध करने का स्टेज बढ़ गया। एक थप्पड़ मारेंगे तो 1 घंटे के लिए जेल, 2 थप्पड़ मारेंगे तो 2 घंटे के लिए जेल। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर मैंने आपको एक उंगली तोड़ दी तो 5 घंटे के लिए जेल, अगर 2 उंगली तोड़ दी तो 2 दिन के लिए जेल, लेकिन आपको गर्दन ही काट दिया तो आजीवन कारावास।
तो उसी तरीके का एक लेबल है। तो यहाँ पर राइटिंग का पनिशमेंट, और यहाँ देखिए तो राइटिंग जब तक नहीं समझेंगे तब तक क्या, इसलिए देखिए राइटिंग के बाद ऐसे भी कॉमा दिया हुआ क्यों रहता है, यही तो मैं अक्सर बोलता हूँ क्यों रहता है, वाई का आंसर ढूंढिए। अब यहाँ देखिए क्या है, whenever force or violence is used by an unlawful assembly, यहाँ देखिए, or by any member thereof in prosecution for the common object of such assembly। तो यहाँ पर कुछ टर्म्स का मीनिंग अपने को पता होना चाहिए। जब कभी भी फोर्स या वायलेंस का इस्तेमाल होता है यूज्ड बाय द अनलॉफुल असेंबली, अब अनलॉफुल असेंबली का मतलब आया तो 141, और बाय एनी मेंबर ऑफ देयर ऑफ, उनमें से किसी ने भी किया तो। अब यही 146 148 के साथ रिड्यूस करेंगे। अभी क्लियर हो गया, इनमें से जी किसी एक ने, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, हूएवर इज गिल्टी, हूएवर का मतलब कोई एक भी पर्सन, हूएवर जो कोई, अगर कोई एक पर्सन भी गिल्टी हुआ राइटिंग का तब ये सजा है। तो यहाँ पर हम तो चार्ज फ्रेम कर रहे हैं, अगर कोई एक व्यक्ति भी अपराध करेगा तो ऑटोमेटिकली सब पे आएगा, यही बात उसमें भी लग रही है। ये तो ऑटोमेटिक अपने आप में 146 के अंदर और 141 के अंदर आता ही आता है। बाकी जो टेक्निक है ना थोड़ा थोड़ा चेंज हो सकता है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, हल्का फुल्का चेंज हो सकता है, लेकिन जो मेन कंटेंट है ना वो कभी चेंज नहीं होगा। जैसे टाइम, प्लेस, पर्सन, अक्यूज्ड का साइन, मजिस्ट्रेट का साइन, मजिस्ट्रेट का डिस्क्रिप्शन, ये सब कभी चेंज नहीं होता है, ये फिक्स रहता है। और देखिए अब लास्ट में एक दिखा देता हूँ, काफी है, मैंने 3 निकलवाए थे, देखिए 3 थर्ड। अब इससे ज्यादा जरूरत मुझे नहीं लगता कि है, इसको आप 2 बार 3 बार करेंगे रिपीट तो हो जाएगा। थोड़े बड़े सेक्शंस के लिए है तो समझ में आएगा। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष संख्या 2 लखनऊ, दंडवाद संख्या सो एंड सो, स्टेट वर्सेस सो एंड सो, थाना गोमती नगर, जनपद लखनऊ, सेक्शंस 379 411, चार्ज। हाँ जी सर बोलिए। सर उस पहले वाले जो आरोप था उसमें एक क्वेश्चन था सर, एक बार निकालेंगे सर उसको। बोलिए बोलिए, आप बोलिए सर, आप बोलिए सर, क्या क्वेश्चन है बताइए, क्वेश्चन बोलिए। सर जो ये 323 से लेकर के और 25 तक है, ये ठीक है, आरोप जैसे बन रहा है वैसे ठीक है, लेकिन 323 से जब 25 की तरफ जा रहे हैं या 26 तक भी जा रहे हैं तो सर ऑफेंस तो इसमें एक ही होता है, और ये बस इसकी ग्रेविटी चेंज होती है। तो जब ग्रेविटी चेंज होती है तो जैसे 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 ग्रेविटी चेंज होती है तो मतलब नेचर तो एक ही रहा, तो क्या 23 से लेकर के अलग अलग चार्ज करना जरूरी था या एक ही सेक्शन में आ जाता है, 325 तक पहुंच जाते, बस 325 में कर देते चार्ज? बिल्कुल ठीक, लेकिन यहाँ पर जैसे आपने खुद ही आंसर दिया, खुद ही क्वेश्चन भी कर दिया, आपने कहा कि सर ऑफेंस का नेचर तो एक ही है लेकिन ग्रेविटी बदल रही है। तो सर ग्रेविटी, देखिए अपना काम क्या है एज ए जज, यहाँ पर जज ने चार्ज फ्रेम किया है, तो जज का काम है कि हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, माइन्यूट से माइन्यूट और ग्रीवियस से ग्रीवियस, लाइट से लाइट, हेनियस से हेनियस, जितना भी अपराध उसको जज को नजर आ रहा है, आफ्टर रीडिंग द कंटेंट ऑफ द एफआईआर, आफ्टर रीडिंग द कंटेंट ऑफ द पुलिस रिपोर्ट, आफ्टर रीडिंग ऑल द थिंग्स डॉक्यूमेंट्स, वो हर एक अपराध को कवर करे और हर एक अपराध के लिए एज फार एज पॉसिबल चार्ज फ्रेम करे जो उसको प्राइमा फेसाई दिखता है। तो यहाँ पर इसीलिए किया गया, इसलिए अब ये क्या ना, देखिए सैंपल है तो सैंपल में आपको हर छोटी से छोटे अपराध के लिए यहाँ पर दिखा दिया गया है कि हाँ ये आपको अपराध बनता है और इस तरह के अपराध पर आपको चार्ज फ्रेम करना चाहिए और करना भी चाहिए, चाहे अपराध छोटा हो चाहे अपराध बड़ा हो, उसकी ग्रेविटी कम हो चाहे सर ग्रेविटी ज्यादा हो। आपका कहने का मतलब मैं समझ गया, आप कह रहे थे कि सर सबका नेचर एक है तो एक ही बार कर सकते थे, लेकिन ठीक है 325 कर देते सर, मेरे को लगता है कि अगर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सर जैसे 5 सीढ़ियां चढ़ के जाना है तो 5वीं सीढ़ी पे जब पहुंच रहे हैं तो एक तो पहले ही चढ़नी पड़ेगी। देखिए सर चढ़नी पड़ेगी तो उस 23 को कैसे, 23 को तो छोड़ना चाहिए था, 25 पे ले जाते बस। अब तो इसका सर उसके लिए सेक्शन दिया हुआ है तो कैसे छोड़ दे? नहीं सर, नहीं वो मतलब नहीं है। अगर उसके पर आता हूँ, इसका जो कनेक्शन है ना मैं बता देता हूँ, इसका आपने नाम पढ़ा होगा, कनकरेंट एक सजा होती है और एक कंजिक्यूटिव सजा होती है, आपने नाम पढ़ा होगा। तो कंजिक्यूटिव और कनकरेंट से भी इसका कनेक्शन है, आई थिंक सेक्शन 30 है या 31 है सीआरपीसी का, जस्ट कनेक्ट 30 होना चाहिए। तो कंजिक्यूटिव और कनकरेंट सजा होती है। अब क्या होता है सर कि आप जो बोल रहे हैं ना वो एक पर अप्लीकेबल होगा और वो है, अब मैं वो भी निकाल ही देता हूँ, बोलने से अच्छा है
मैं ऐसे बोलूं उससे अच्छा कि मैं लाइव आप लोग को शो कर दूं, ठीक है। ये आपका थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं निकाल के दिखा देता हूँ। हो गया 6, सब कुछ है सीआरपीसी में, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ नहीं है, मतलब एक कंप्लीट कोड है, जिसको इसने टच किया उसको कंप्लीट कर दिया, ऐसा नहीं कि छोड़ दिया अधूरा। ये रहा यहाँ पर, ये रहा 31, ओके 31, यस। अब देखिए यहाँ पर मामला क्या है, पढ़िएगा आराम से जब कभी टाइम मिले। तो यहाँ पर कहानी क्या होती है ना कि सीधे सीधे तौर पर जब कभी भी कंजिक्यूटिव या कंकरेंट की बात होती है, तो कंजिक्यूटिव और कंकरेंट की कहानी क्या है वो समझ लीजिए। नॉर्मली क्या होता है कि कोर्ट जो होती है वो कंजिक्यूटिव सेंटेंस ही देती है। कंजिक्यूटिव का मतलब हो गया एक के बाद एक। तो जैसे भी हम लोगों ने बात करी यहाँ पर, तो मैं इसी की बात कर लेता हूँ इसी में। अब देखिए यहाँ पर 323, 324, 325, ध्यान से सुनिएगा। 323 के लिए ये दूसरा रीजन है जो आप पूछ रहे थे, उसका दूसरा आंसर है और दूसरा रीजन बता रहा हूं क्यों होता है। 323 के लिए क्या पनिशमेंट है, व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर 323, 1 साल। 324 के लिए 3 साल और 325 के लिए 7 साल। आपने कहा सर इकट्ठे हम 7 साल दे देंगे तो हो जाएगा। आप अपनी जगह सही हो सकते हैं, लेकिन ये तब अप्लीकेबल होगा जब जज ने ये डिसाइड किया है कि मैं कंकरेंट सजा दूंगा तब। कंकरेंट का मतलब हो गया कि सारे धाराओं की सजाएं यानी सारे ऑफेंसेज के जो पनिशमेंट्स हैं वो एक साथ चलेंगे। लेकिन अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि नहीं, अगर सारी धाराओं की सजाएं एक साथ नहीं चलेंगी, एक के बाद एक चलेंगी, तब क्या होगा, तब ये हो जाएगा कि 323 पहले कंप्लीट करो, फिर 324 कंप्लीट करो, फिर 25 कंप्लीट करो, 326 कंप्लीट करो। ऐसा नॉर्मली नहीं देखा जाता है। अभी एक्सेप्शन केस में आपको बता दूंगा, ये जो अभी ये जो बाबा गए जेल में राम रहीम, उनके साथ हुआ है, उनको कंजिक्यूटिव मिला, कंकरेंट नहीं मिला, यानी कि एक के बाद एक सजा मिली। तो और नॉर्मली आप सुनते होंगे यूएस वगैरह में कि उसको 100 साल की सजा हो गई। कहां से 100 साल, आदमी 100 साल जिंदा तो रहता ही नहीं है। एनडीपीएस में भी होती है ना सर? हाँ, नॉर्मली हर जगह है, हर जगह सीआरपीसी में प्रोविजन ही है। तो ये होता है कंजिक्यूटिव और एक होता है कंकरेंट। तो सीआरपीसी कहता है कि नॉर्मली जजेस को कंजिक्यूटिव ही देना चाहिए, लेकिन आप लिख देते हैं, आप डिस्क्रिशनरी पावर एक्सरसाइज करते हैं तो आप कंकरेंट दे देते हैं। हिंदी में लिखते हैं कि सारी धाराओं के सजाएं एक साथ चलेंगी। अगर एक साथ चलेंगी तब ये आपका काम आ जाएगा कि भैया 7 साल जेल में रह लिया तो 1 साल का भी पनिशमेंट पूरा, 3 साल का भी पनिशमेंट पूरा और 7 साल का तो ऑटोमेटिक ही पूरा। मतलब 7 साल रह गया जेल में तो 323 के लिए भी सजा सब पूरी हो गई, 324 की भी पूरी हो गई और 325 की पूरी हो गई। लेकिन अगर ये 1 by 1 होगा तब कैसे होगा? तो 1 by 1 के लिए कंजिक्यूटिव या कंजिक्यूटिव में 1 by 1 का सिस्टम चलता है। इसीलिए भी हर छोटी से छोटे अपराध और बड़े से बड़े अपराध को उसकी ग्रेविटी के हिसाब से लिखा जाता है, चार्ज फ्रेम किया जाता है। और आपका काम है एज ए जज, आपको बताना ड्यूटी है आपकी। किसको बताना ड्यूटी है? आपको बताना ड्यूटी है अक्यूज्ड पर्सन को, चाहे उसने छोटा अपराध किया हो चाहे बड़ा अपराध किया हो, उसको पता होना चाहिए। विक्टिम की तरह उसको फील होना चाहिए कि भैया तुमने जो अपराध किया, जो उसके साथ किया, वो तुमको भी पता हो कि तुमने क्या क्या किया है और उसके लिए क्या क्या दंड मिल सकता है, क्या क्या पनिशमेंट हो सकती है। ओके है, चलिए अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया था। चलिए अब आगे चलते हैं। इसके बाद एक लास्ट आप लोगों को मैं शो कर रहा हूं, वो देख लीजिए। देखिए, न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष संख्या 2 लखनऊ, दंडवात सो एंड सो, स्टेट वर्सेस सो एंड सो, थाना गोमती नगर सो एंड सो। सेक्शन जरा इंपॉर्टेंट है, इस पर फोकस करना है आपने। सेक्शन है 379 411 आईपीसी। नाउ सी, मैं रमेश कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष संख्या 2 लखनऊ, आप अभियुक्त गण, देखिए क्या लिखा है, अभियुक्त गण, सॉरी एक ही अभियुक्त है, ओनली अभियुक्त नंबर 1, एक ही अभियुक्त, सिंगल अक्यूज्ड मोहन पर निम्नांकित आरोप लगाता हूं। देखिए एक अक्यूज्ड है, 2 अपराध है। देखिए पहला अपराध यह कि दिनांक 25/10/2008 को लगभग समय 12 बजे रात में आप ग्राम गोमती नगर स्थित पार्क से वादी मुकदमा जीवन कुमार, वादी मुकदमा मतलब केस का जो है, जीवन कुमार की एक अदद साइकिल बेईमानी से चुरा कर ले गए। बता के नहीं ले गए थे, बेईमानी से ले गए। सो बेईमानी से चुरा कर ले गए
उसके द्वारा आपने ऐसा कृत्य कारित किया जो भारतीय दंड संहिता की धारा 379 यानी चोरी है के अंतर्गत दंडनीय अपराध की कोटि में आता है और मेरे संज्ञान में है। क्लियर? तो यहां पर मामला क्या निकल के आया, आप ग्राम गोमती नगर, अब क्या कह रहा है, उसकी साइकिल बेईमानी से चुरा कर ले गए। फिर वही कहानी, आपको पता चल गया कि कब की घटना है, कब किस समय हुआ, रात में हुआ, कहां हुआ, ग्राम गोमती नगर स्थित पार्क। अब उसने अपराध क्या किया, अक्यूज ने ऑफेंस क्या किया, मतलब समझिए चार्ज के अंदर क्या हम करते हैं, एकदम सिंपल जनरल भाषा में उसको बताते हैं कि देख बेटा तूने क्या करा, गोमती नगर के पार्क से जीवन कुमार की साइकिल चुरा के लेके गया, तो ये अपराध तूने किया। ये तो समझ में आएगा ना तेरे को, 379 समझ में नहीं आता छोड़ दे, मेंस रिया एक्टर्स रिया समझ में नहीं आता है छोड़ दे, भाड़ में गया सब कुछ। लेकिन तेरे को ये तो समझ में आ रहा है ना कि 12 बजे रात को तू गया था पार्क में, उस जीवन कुमार की साइकिल उठाई और लेके चला गया। तो जो तूने हरकत करी, जीवन कुमार की साइकिल 12 बजे रात में 25 अक्टूबर 2008 को उठा के लेके गया, इसको हम अपनी लीगल भाषा में, लीगल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं सेक्शन 379 ऑफ आईपीसी। अब तो समझ में आ जाएगा लोगों को कि भाई क्या अपराध हुआ। तो अक्यूज को आपने बता दिया, सिंपल, जनरल एज वेल एज टेक्निकल सेंस दोनों में। ओके, ये कम्युनिकेशन हो गया, इसीलिए बनाया जाता है। नाउ द्वितीय यानी सेकंड ऑफेंस, यह कि 28/10/2008, अब देखिए यहां पर 25 दिया, यहां पर 28 दे दिया है। 28/10/2008 को लगभग 10 बजे दिन में आपके गोमती नगर ग्राम सो एंड सो में एक अदद चोरी शुदा साइकिल, 25 तारीख को चोरी किया और 28 तारीख को जो चोरी साइकिल थी वो आपके घर से एक अदद चोरी शुदा मतलब चोरी की हुई साइकिल, जिसे आप यह जानते हुए कि वह चोरी शुदा साइकिल थी, चुराई हुई साइकिल थी, बेईमानी से रखे हुए थे, पुलिस द्वारा बरामद की गई, इसलिए क्या लगा 411। तो भैया चोरी हुई 25 को, साइकिल ढूंढने में पुलिस को लगा 2-3 दिन का टाइम, इसलिए 28 तारीख की घटना है। तो क्या हो गया, 25 और 28 2 दिन की घटना अलग अलग है, बीच में गैप है, लेकिन ये अपराध क्या बना 411। यानी कि किसी भी के घर से बरामद होता है चोरी का सामान तो उसको कहते हैं 411 लग गया। देखिए यहाँ पर 411 में आपको दिखा देता हूं, ये रहा आपका 411, ये रहा 3411। डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी, डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी नोइंग इट टू बी स्टोलन, ये जानते हुए कि वो चुराया हुआ है। सो इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 years और फाइन और बोथ। डिट्टो 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 का मतलब है कॉग्निजेबल होता है, नॉन अवेलेबल होता है, ठीक है। और एनी मजिस्ट्रेट यानी कि सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के यहाँ भी ट्रायल चल सकता है, जेएमएफसी ने यहाँ जराना जरूरी नहीं है, जेएमएससी के यहाँ भी चल सकता है। ओके, ये हो गया। सो नाउ अब कुछ नहीं करना है, मैं एतद द्वारा निर्देश देता हूं कि आपका इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त अपराधों पर विचारण किया जाए। अब हस्ताक्षर सो एंड सो, डेट कौन सी लग गई, देखिए यहाँ पर सितंबर है 2016। अब ये घटना कब की हुई है 2008, और ये बन कब रहा है चार्ज, मतलब सैंपल में है 2016। उपरोक्त आरोप पढ़कर अभियुक्तगण को सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इनकार करते हुए विचारण की मांग। कहाँ चार्ज छूट के जाएगा, चार्ज तो आपके दिमाग में बैठ गया होगा, वो आप खुद से लिख सकते हैं। जिनको इंग्लिश मीडियम भी आता होगा वो भी हिंदी में लिख देंगे आराम से, और जिनको हिंदी आएगा उसका इंग्लिश करके लिख देंगे आराम से। अब आप लोग खुद से एक बार ट्राई करना, अगर आप सीरियस हो, अगर आपको सीखना है तो आपको मैंने सैंपल दिया है, मैं सैंपल भेज दूंगा आपको, और ये सैंपल भेजने के बाद आप इसको खुद से ट्राई करना, जो लिखा है इसी को डिट्टो कॉपी पेस्ट करिए, फिर खुद से बनाइए, मतलब कोई भी सेक्शन पकड़ करके उसको बनाइए, लेकिन हाँ उसी सेक्शन को आपने लिखना है जिस सेक्शन पर आपका थोड़ा मोड़ा कमांड है। आईपीसी की बात करो, नॉट सीआरपीसी, क्योंकि ऑफेंस पर चार्ज बनता है ना, इसीलिए आपको आईपीसी के ऑफेंस पर आपका कमांड होना चाहिए। और बोलिए, और कोई डाउट अभी तक? या सर बोलिए सर। एक क्वेश्चन था सर, मैं थोड़ा सा एंगेज था कहीं, हाँ लेकिन बताइए। सुन रहा था मैं आपको। हाँ इसमें सर चार्ज के टाइम पे सजा घट और बढ़ सकती है ना सर, ऑफेंस जुड़ सकता है और कट सकता है ना? आपका क्वेश्चन क्या है, चार्ज के समय पर अपराध मतलब सजा घट बढ़ सकती है सर? नहीं सजा नहीं, जैसे जो चार्ज जो हम लगाएंगे किसी ऑफेंस का, जैसे 323 नहीं, उसको कंटेंट लगता है कि 325 का है, तो जैसे आप 325 कर देंगे। कर देंगे, हाँ, और लेकिन ये ट्रायल के 325 का बाद है, और करेंगे, ट्रायल के बाद करेंगे, गवाही जब गुजर जाती है ना, ये चार्ज में नहीं करेंगे सर? चार्ज में नहीं करेंगे सर।
अच्छा, चार्ज के टाइम पे तो जो चार्ज के टाइम पर प्राइमा फेसाई ऑन रिकॉर्ड जो डॉक्यूमेंट आपके पास आपके टेबल पर पड़ा है उसी पर चार्ज फ्रेम होता है। जब गवाह गुजरता है यानी गवाही गुजरती है, हम लोग सिंपल भाषा में कहते हैं गवाही गुजरना, मतलब जब स्टेटमेंट देता है अपना विटनेस आकर के, तो विटनेस ने मान लीजिए हो सकता है कि यहाँ पर हम 379 के लिए बना रहे हैं, हो सकता है इसमें 379 की जगह पर 392 भी लग जाए, कोई डकैती जैसे रॉबरी आपने बोला था कि एफआईआर का कंटेंट ही नहीं उसको सपोर्ट कर रहा है किसी ऑफेंस को, तो वहां पे जज साहब क्यों लिखेंगे उसको कि ये नहीं बना सकते, बात वो नहीं है। मैंने क्या बोला, प्राइमा फेसाई आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है, ध्यान से समझिएगा और सुनिए, प्राइमा फेसाई जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है इंक्लूडिंग एफआईआर, पुलिस रिपोर्ट, दिस दैट जो भी है, वो सबसे आपको जो लगता है कि प्राइमा फेसाई अपराध अक्यूज्ड ने किया है, उन सेक्शंस के ऊपर आप चार्ज फ्रेम करेंगे। कल को जब कोई गवाह आकर के आपके कोर्ट रूम में कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाता है और उस स्टेटमेंट के अंदर कोई नया अपराध निकल के आता है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई गवाह कल के डेट में आता है यानी फ्यूचर में आता है और आकर के कोई स्टेटमेंट देता है और स्टेटमेंट की वजह से कोई नया अपराध निकलता है, तो उस अपराध के लिए फिर आप चार्ज फ्रेम कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एडिशन ऑफ चार्ज, अल्टरेशन ऑफ चार्ज, वो आप कर सकते हैं, वो आप कर देंगे। वो चार्ज तो आप कभी भी अल्टर कर सकते हैं, उसको कभी भी ऐड वैड कर सकते हैं बिफोर साइनिंग द जजमेंट, आप उसके पहले कभी भी कर सकते हैं, जब आपको दिखा तब आप कर सकते हैं। आप उस अपराध के लिए भी कर सकते हैं जो आपको दिखा नहीं, चार्ज उसके लिए किया जा सकता है जो आपको नहीं दिखा लेकिन गवाह को दिखा, गवाह के स्टेटमेंट के बाद आपको पता चलता है। अभी क्लियर है या अभी भी डाउट है? आराम से पूछिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं, मैं कहीं भाग के नहीं जा रहा हूँ। नहीं ठीक है सर, क्योंकि मुझे यही लग रहा था सर, जैसे पुलिस ने डाल दिया कि 325, जज साहब को लगा कि 324 का बनता है तो 324 कर देंगे ना उसको, कर देंगे, वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। और 324 लिखा है 325 का बनता है तो 325 कर देंगे, बिल्कुल वो कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, वो कर सकते हैं। अब वो अपना साबित होता रहे, वो दिखता है, उनको लग रहा है प्राइमा फेसाई है, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। थोड़े डिपेंडेंट है वो, पुलिस की रिपोर्ट पर थोड़े डिपेंड, मैंने तो शुरू में कहा एट द टाइम ऑफ कॉग्निजेंस वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल कि भाई कॉग्निजेंस किसी भी सेक्शन पर ले सकते हैं। पुलिस वाला कहता है कि नहीं जी कोई अपराध नहीं बनता, आपको दिख रहा है कि अपराध बनता है तो आप लीजिए कॉग्निजेंस, कौन रोक रहा है आपको? नो वन इज स्टॉपिंग यू, कोई नहीं आपको रोक सकता है, यू आर अनस्टॉपेबल, पुलिस रोक ही नहीं सकती। वो आप अपने कोर्ट के राजा हैं, राजा, जो करना है कर लो, जाओ अपील में जाओ, रिवीजन में जाओ, जहां जाना है जाओ, आप लेकिन राजा है। अब समझ में आ गई चीजें, आई होप कि हाँ जी मैडम बोलिए। सर पुलिस जो सेक्शन लगाती है उसे भी चार्ज ही तो बोला जाता है सर। बिल्कुल, वो पुलिस का तो होता सर है, तो चार्ज शीट होती है उसकी, पुलिस चार्ज शीट दाखिल करती है या दायर करती है। हम लोग तो जो सर वो करते हैं वो टेक्निकली चार्ज तो नहीं फ्रेम, ना हुआ चार्ज? नहीं टेक्निकली वो नहीं होता, हम लोग जो करते हैं टेक्निकली बोलते हैं उसको चार्ज फ्रेम यानी फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। यही चीज अगर सीपीसी में पढ़ेंगे तो इसे को बोलते हैं फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, इशू बोलते हैं, यहाँ पर चार्ज बोलते हैं। वहां मुद्दा होता है, यहाँ आरोप होता है, फर्क यही होता है। और बोलिए, और कोई डाउट टिल नाउ? जो भी डाउट है नहीं एकदम सर। खुल के पूछ लीजिए, मैंने बार बार कहा है कि एक ही बार पढ़िए लाइफ टाइम के लिए, और जो भी क्लियर होता नहीं है उसको लिख लीजिए और पूछ लीजिए। अगर मेरे को भी नहीं पता होगा मैं आपको पढ़ के डिस्कस करके बताऊंगा, दैट इज अ डिफरेंट इशू, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि सारे आप लोगों के डाउट ऑन द स्पॉट खत्म कर दूं, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पर आपके हो गए 3 सैंपल मैंने मोटे तौर पे दिए हैं, ये सैंपल मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ। ये भी है, देखिए अब इसको मैं नहीं ले रहा हूँ, आपको देखना देख सकते हैं, लीजिए ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए आर्म्स एक्ट के अंदर है, खास बात ये सेक्शन 25 आयुध अधिनियम आर्म्स एक्ट। ये देखिए न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष संख्या 2 लखनऊ 100। अब इसमें भी सेम वही कहानी है, सारा कुछ वही रहेगा, बार बार रिपीट करेंगे तो बोर लगेगा। तो रमेश कुमार न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष संख्या 2, इसमें क्या लिखा है, यहाँ पर अभियुक्त का नाम है विनोद, यह की दिनांक 10/8/2009 को, देखिए अपना तरीका है, बदल रहा है, यहाँ लिख रहा सीधा, यह की दिनांक कब हो रहा है, यह की दिनांक 10/8/2009 को समय लगभग 5 बजे सायंकाल, सायंकाल मतलब इवनिंग, जो लोग नहीं समझ रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ, 10 अगस्त 2009 को शाम 5 बजे स्थान पत्रकार चौराहा गोमती नगर लखनऊ पर आप आयुध अधिनियम 1959 के सेक्शन 3 का
अतिक्रमण करते हुए आप अपने कब्जे में एक अदद अवैध आग्नेयास्त्र, शुद्ध हिंदी लिखा है इन्होंने, आग्नेयास्त्र तथा 2 अदद कारतूस रखे हुए थे और उसके द्वारा आपने ऐसा अपराध कारित किया जो उक्त अधिनियम की धारा 25(1)(b)(a) के अंतर्गत दंडनीय है। यानी आयुध अधिनियम, देखिए ये किसी भी सेक्शन के लिए चार्ज बनता है, यानी सिर्फ आईपीसी के लिए नहीं बन रहा है, ये चीज आपको यहाँ पर पता चल रही है। ये आर्म्स एक्ट के लिए बन रहा है, SC/ST एक्ट के लिए बन सकता है, IT एक्ट के लिए बन सकता है, किसी भी सेक्शन के लिए। तो स्पेशल एक्ट है। हाँ क्या सर? स्पेशल एक्ट है, स्पेशल एक्ट आर्म्स एक्ट। लेकिन सर ये इतनी खतरनाक हिंदी लिखनी पड़ती है। नहीं वो उन्होंने लिखी है, जिनकी इसकी अच्छी हिंदी है वो लिख रहे हैं, आप लिख सकते हैं, आपकी इंग्लिश में आप लिख सकते हैं बिल्कुल। ये तो मेरे पास सैंपल जो मिला मेरे को आ गया वहीं से, तो मैंने आपको शो कर दिया। लेकिन अच्छी लिखा है सर हिंदी में, बहुत। और मेरे संज्ञान में है, यानी मेरे कॉग्निजेंस में है, और मैं एतद द्वारा निर्देश देता हूं कि आपका विचारण इस न्यायालय में द्वारा उपरोक्त द्वारा किया जाए। अब मजेदार चीज की और जानी, हिंदी इंग्लिश का जहाँ इशू है वो भी मैं क्लियर करता हूँ। मान लीजिए हमने बहुत अच्छी इंग्लिश में पढ़ाई करी, ठीक है, और हिंदी स्टेट में पोस्टिंग हो गई, तो वहां तो सब प्रोसीडिंग हिंदी में ही चलेगी, पुलिस वाला हिंदी में पुलिस रिपोर्ट देगा, उसका ट्रांसलेशन नहीं होगा, और आप क्लाइंट को यानी सॉरी अपने वकील को भी नहीं बोल सकते कि ट्रांसलेशन करा के लाओ, अगर, क्योंकि वहां पर हिंदी में ही, मतलब क्या होता है, हिंदी और इंग्लिश जो होता है वो किसी भी स्टेट के तरफ से डिसाइड किया जाता है, यानी राज्य सरकार ये तय करती है कि उसके राज्य के अंदर जितने भी कोर्ट्स हैं या न्यायालय हैं उसकी कोर्ट की भाषा क्या होगी, यानी लैंग्वेज ऑफ कोर्ट क्या होगा। अब एक्सेप्ट हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, एक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो लैंग्वेज होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है, लेकिन जो किसी कोर्ट, किसी स्टेट के अंदर की कोर्ट की बात करें तो वो राज्य सरकार तय कर सकता है। जैसे पंजाब में अगर चले जाए तो पंजाबी में होगा कि हिंदी में होगा कि उर्दू में होगा, वो वहां की स्टेट डिसाइड कर देगी। बिहार में चले जाएंगे तो वहां के लिए तो पहले से डिक्लेयर्ड है कि हिंदी में होगा, यूपी में चले जाइए हिंदी में होगा। हाँ जज चाहे तो उसको इंग्लिश में लिख सकते हैं। हाँ जी सर बोलिए। सर इसके पीछे का लॉजिक क्या रहता है सर? ये जो लिखा रहता है ये सभी जगह लिखता है कि मेरे संज्ञान में है, जब विचारण मेरे सामने हो रहा है तो मेरे सामने तो है ही है, फिर इसको तो विचारण बाद में होता है, संज्ञान पहले होता है, सिंपल है सर। संज्ञान का मतलब मेरे कॉग्निजेंस में है, कॉग्निजेंस मतलब मेरे नॉलेज में, और मैं नॉलेज में कहने का मतलब कि इस पे कॉग्निजेंस लिया जा चुका है, कॉग्निजेंस लिया है तभी तो चार्ज फ्रेम कर रहे हैं ना, है ना। पहले कोर्ट, संज्ञान का मतलब ये टेक्निकल टर्म है, तो ये टेक्निकल मतलब लॉ में हम लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर्मल वे में, तो यानी कि कोर्ट ने इस सेक्शन के ऊपर संज्ञान ले लिया है कि हाँ देखो भैया संज्ञान हम ले चुके हैं, अब उसके बाद प्रोसेस चल रहा है सब कुछ, अभी ट्रायल होगा, अब ट्रायल होगा। अब ट्रायल का मतलब अब तुम खुद कह रहे हो कि ट्रायल होगा, जज साहब नहीं कहते कि ट्रायल होगा, रिमेंबर, ये मजेदार चीज है, ये खुद कह रहा है। देखिए यहाँ पर कहता है उपरोक्त आरोप पढ़कर अभियुक्त गण को सुनाया गया, यहाँ गलत प्रिंट है, अभियुक्त होगा गण नहीं होगा, को सुनाया गया व समझाया गया। अभियुक्त गण ने आरोपों से इनकार करते हुए विचारण की मांग की। तो विचारण की मांग तुम कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा हूँ, ट्रायल तुमको चलवाना है, मेरे को नहीं चलवाना है। तुमको लगता है कि तुमने अपराध किया है तो कहो कि मैंने अपराध किया है, यू मस्ट प्लीड गिल्टी इफ यू डोंट वांट टू ट्रायल। आपको अगर ट्रायल नहीं करवाना तो आप बोलिए कि सर मैं गिल्टी हूं, मैं मानता हूं कि मैंने दोष अपराध किया है। दिस इज व्हाट इट सिंपली सेज। अभी क्लियर है? तो यहाँ पर हाँ बोलिए मैडम, अब क्या दिक्कत है बताइए। सर यहाँ पर जैसे ही चार्ज फ्रेम कर दिया कोर्ट तो वहां तो ट्रायल शुरू हो गया। अच्छा ठीक है, और अच्छा आप बोलिए आगे, आगे क्या है कि बस इतना ही तो है? सर जब ट्रायल शुरू ही हो गया तो उसके बाद ना पूछता है सर कि गिल्टी प्लीड करता है या नहीं। तो अगर मान लीजिए सर वो गिल्टी चार्ज प्लीड कर अभी, देता है, हाँ ठीक है बहुत बढ़िया, तब तो फिर ट्रायल होगा ही नहीं। बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है ट्रायल चलाने की, अक्यूज का काम हो गया। हाँ तो सर जो बोला गया था कि ट्रायल यहीं से शुरू होता है सर, वो तो लगता है फेल हो जा रहा है। हाँ अब यही चीज आपको क्लियर अभी देखिए, इसीलिए आपके क्वेश्चन का आंसर आप नहीं बोलते तो भी मैं बोलता। चलिए आपने पूछ लिया, बहुत अच्छा किया, मेरे को ध्यान में था ये मतलब टॉपिक बताने के लिए। देखिए कुछ नहीं होता है, चार्ज कहाँ तक है यही चीज मुझे अभी आपको बताना है। ये चार्ज और ट्रायल दोनों का डाउट मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। चार्ज कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ देखिए, ये यहाँ से लेकर के यहाँ से चला, ये पूरा जो आपको बैकग्राउंड में मार्क कर रहा हूँ ये सब चार्ज है। ये यहाँ तक जो है ना, ये सॉरी यहाँ तक जो पूरा है ये चार्ज है, ये तो एक चार्ज है, मतलब ये भी चार्ज के अंदर ही इंक्लूड हो जाता है। मतलब कहने का क्या है
कि चार्ज के अंदर क्या होगा, चार्ज के अंदर ये सारा प्रोसीजर पूरा होगा। ये लाइन जज बोलेंगे ही बोलेंगे, अक्यूज्ड को कुछ बोलना ही, अब अक्यूज्ड गूंगा होगा तो अलग कहानी है, ठीक है, ये सब छोड़ दीजिए, तो नॉर्मल हम लोग लेके चलते हैं। जज साहब ये बोलेंगे ही बोलेंगे कि तुमको बताया गया, सुनाया गया, साइन वाइन सब होगा ही होगा। ये चार्ज फ्रेमिंग है, ये पूरा चार्ज का कॉन्सेप्ट खत्म। ट्रायल कहां से शुरू होता है? द मोमेंट ही सेड कि जी मेरा ट्रायल चला दो। जब उसने कहा कि जब जज साहब ने पूछा कि भाई तुमको इस आरोप पर क्या कहना है, वेदर यू प्लीड गिल्टी और यू वांट टू बी ट्राइड, तो जज साहब ने ये बात पूछी, प्लीड गिल्टी और यू वांट टू बी ट्राइड, तो उसने कहा जी आई डोंट वांट टू बी ट्राइड, आई डोंट वांट टू बी प्लीड गिल्टी, आई वांट टू बी ट्राइड, मैं अपना ट्रायल करवाना चाहता हूं। अब जैसे ही उसने बोला कि ट्रायल करवाना चाहता हूं, तो जज साहब बोलेंगे किसको? प्रोसिक्यूशन को बोलेंगे कि भैया देखो ये अपनी गलती नहीं मान रहा है, ऐसा करो अगली हम डेट लगा रहे हैं, अगली डेट पर तुम्हारे जितने भी गवाह होंगे उन सबको पकड़ के लाओ और उससे इसको बताओ कि इसने अपराध किया है। अब यहां से जो शुरू होता है ना, पीडब्ल्यू जो आना शुरू हो गया, या जो ऑर्डर जिस समय जिस जज साहब ने जो ऑर्डर पास किया ना कि पीडब्ल्यू लेकर के आएगा, यानी पीडब्ल्यू नेक्स्ट डेट से आएगा, ये जो ऑर्डर पास कर दिया, यहां से ट्रायल शुरू होता है। अभी क्लियर है? ये चार्ज और ट्रायल का जो संगम है ना, प्यार मोहब्बत, ये क्लियर हो जाना चाहिए, इसके बीच का बाउंड्री लाइन। और सर वहां पे जो डिक्लेरेशन या वो प्लीड गिल्टी या क्लेम ट्रायल होता है, वो चार्ज से पहले की स्टेज है ना सर? वो चार्ज में ही है सर, वो चार्ज में ही है। अच्छा, चार्ज में ही है। उसको मत कहीं फंस गए, इसमें कुछ फंसने के लिए है ही नहीं, इसमें कुछ है ही नहीं। कोई पूछता है तो बहुत सिंपल बताइए, इंटरव्यू में पूछता है तो बहुत सिंपल में कहिए, चार्ज एक अलग स्टेज है, ट्रायल एक अलग स्टेज है। चार्ज हो गया तो ट्रायल शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो आपके सामने है प्रैक्टिकल मैंने लाइव बता दिया आपको। चार्ज को टेक्निकली कहा जाता है, टेक्निकली मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, टेक्निकली कहते हैं कि ट्रायल की शुरुआत होती है कब? जब वो प्लीड गिल्टी नहीं करता है तब से। तो चार्ज के स्टेज पर ही प्लीड गिल्टी और नॉट प्लीड गिल्टी होती है ना, बात को समझना। जब हम चार्ज फ्रेम कर रहे होते हैं, हम जब चार्ज पढ़ के सुना रहे होते हैं, तभी वो टेक्निकली हमने उससे पूछा ना कि भाई तुम क्या चाहते हो, अपने ट्रायल कराना चाहते हो कि तुम प्लीड गिल्टी करते हो? तो ये नीचे लिखा हुआ है ना सर हिंदी हाँ, में, आपको पढ़कर सुनाया गया, समझाया गया, आपने विचारण की मांग की है। हाँ, यहीं से ये जो उसने कहा ना विचारण की मांग की, यहीं से टेक्निकली क्या होता है ना, ट्रायल शुरू हो जाता है। इसीलिए लोग टेक्निकली, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि टेक्निकली इसी स्टेज से बोलते हैं कि ट्रायल हो गया। जैसे उसने बोला कि विचारण मांग, मैंने विचारण चाहिए यानी कि ट्रायल चाहिए, ट्रायल शुरू हो गया। अब क्लियर है? अभी भी डाउट है किसी को? कोई डाउट लेके घर में नहीं रहना, पहले बता दे रहा हूं। सर क्लियर तो है अभी। हाँ, ये सर उसको पढ़कर सुनाया जाता है, ये चार्ज बिल्कुल पढ़ के सुनाया जाता है। पढ़ के क्या सुनाया जाएगा? वैसे प्रैक्टिकल में क्या होता है वो भी आप लोग जाते होंगे, कोर्ट देखा होगा। पढ़ के ऐसे सुनाया नहीं जाता, बस वकील साहब पूछ लेते हैं कि भाई चार्ज फ्रेम हो गया, सॉरी जज साहब पूछ लेते हैं कि चार्ज फ्रेम हो गया। नॉर्मली आपको प्रैक्टिकल अगर बताऊं तो मैंने जो अभी अपने कोर्ट्स जो जहां जहां विजिट किया, वो मैं अपना सेक्शन बता देते होंगे सर। हाँ, मैं अपना जो बता रहा हूँ आपको, मैंने जो अपने एरिया में विजिट किया या जहाँ कहीं मैंने विजिट किया, उसमें नॉर्मली क्या देखा है कि जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो पीपी साहब को बोल देते हैं कि पीपी साहब आप चार्ज फ्रेम करके रखिएगा। वो उनका काम होता है, पीपी साहब ही चार्ज फ्रेम करके दे देते हैं। सर डिस्चार्ज का क्या मतलब होता है सर? सर डिस्चार्ज का क्या मतलब होता है? डिस्चार्ज का मतलब हो गया कि इस सेक्शन से उसको मुक्त कर दिया गया, लेकिन ये तब होगा जब उसके खिलाफ कोई मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा, तब प्राइमा फेसा लग रहा है कि कोई अपराध नहीं बनता है किसी पर्सन के खिलाफ, तब डिस्चार्ज किया जाता है। सर कोर्ट ने जो सेक्शन लगाया है उससे? हाँ, जो सेक्शन कोर्ट ने लगाया है उससे, क्योंकि कोर्ट देखिए कोर्ट जो सेक्शन लेके बढ़ रहा है आगे, उसी सेक्शन का विचारण होगा। उसी में अगर मान लीजिए कि अगर उसके खिलाफ एविडेंस आ गया, उसके खिलाफ यानी अक्यूज के खिलाफ, तो उसको सजा हो जाएगी, उसके लिए उसको जेल जाना पड़ेगा। चार्ज बहुत खतरनाक स्टेज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होता है। इसीलिए जब आप कभी आर्गुमेंट वगैरह टीवी पर सुनिएगा या देखिएगा तो कहिएगा अरे आप तो चार्ज फ्रेम्ड है, आप तो चार्ज पर्सन है, आप तो कुछ बोले ही मत। मतलब कोर्ट ने ये मान लिया कि तुमने ये अपराध किया है, प्राइमा फेसा ही मान लिया है। जब तक चार्ज फ्रेम नहीं होता तब तक आदमी कुछ भी बोल ले, कुछ भी कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। द मोमेंट की कोर्ट ने चार्ज फ्रेम कर दिया, इसका मतलब ये हो गया कि भैया अब तो तुम कोर्ट के नजर में आ गए कि तुमने ये अपराध किया है।
लेकिन अगर डिस्चार्ज हो गया, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डिस्चार्ज अगर हो गया तो डिस्चार्ज कब होगा? डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगती है, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन वाइज सब डिटेल में। तो डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगती है और डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगाने के बाद अगर कोर्ट को लगता है कि इसको मुक्त कर देना चाहिए, आरोप मुक्त, इसको हिंदी में बोलते हैं आरोप मुक्त करना, तो अगर आरोप मुक्त कर दिया तो अब उस पर्सन के खिलाफ आरोप नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति को आपने आरोप मुक्त कर दिया, जिस पर्सन को आपने डिस्चार्ज कर दिया, कल को कोई गवाह आता है और फिर से उसके खिलाफ कोई एविडेंस देके जाता है और वो एविडेंस पक्का है, सॉलिड है, तो आप उस पर्सन के खिलाफ फिर से चार्ज फ्रेम कर सकते हैं, फिर से उसको चार्ज कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं डिस्चार्ज का मतलब अक्विटल नहीं होता है। हम लोग कॉलेज में रट के बैठे हुए थे, अब जब हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं ना तब समझ में चीजें आती हैं। डिस्चार्ज का मतलब अक्विटल नहीं होता है। पूछिए टीचर से कभी भी कि क्यों नहीं होता है, क्योंकि डिस्चार्ज में सिर्फ आरोप से मुक्त करते हैं। सो देयर इज ए प्रोबेबिलिटी, देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि जिस पर्सन को आपने आरोप मुक्त अभी किया है वो पर्सन दोबारा से फिर से आरोप में आ सकता है, उसके खिलाफ फिर से आरोप लगाए जा सकते हैं। अक्विटल का मतलब हो गया कि छूट गया, हमेशा के लिए छूट गया। अब कोर्ट उसको आरोप मुक्त नहीं, अक्विटल छोड़ दिया। अक्विटल का हिंदी मुझे नहीं पता, शुद्ध हिंदी क्या होती है। तो अक्विटल करने का मतलब होता है उसको छोड़ देना, खत्म कर देना, रिहा कर देना। उस पर ना चार्ज है ना आरोप है, कुछ भी नहीं, हमेशा के लिए छोड़ दिया, फ्री जाओ, इस केस से ही मुक्त हो गया। दिस इज द डिफरेंस, डिस्चार्ज और अक्विटल। और बताइए, और कोई डाउट? तो सर पहले ही स्टेज पर डिस्चार्ज कैसे कर देते हैं, मतलब किस बेसिस डिस्चार्ज पर? के लिए कुछ नहीं, डिस्चार्ज के लिए मैडम एप्लीकेशन लगाते हैं। अगर जैसे मान लीजिए कि अक्यूज्ड है, ठीक है, नहीं सर, जैसे कि ट्रायल शुरू नहीं हुआ, जैसे कि सेक्शन 227 में है सर, जैसे। चलिए मैं आपके लिए वो भी ले आता। हाँ बोलिए, आप बोलिए, मैं सुनता हूँ, बोलिए। अभी तो गवाही विटनेस आई नहीं, मतलब पहले ही डिस्चार्ज कर देते हैं, मतलब किस बेसिस पर करते हैं सर? देखिए 227 का जहां तक पॉइंट है ना, मैं आपको निकाल के दिखाई देता हूँ, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ। 227 में थोड़ा समय लगा है, 246, 229 आ गया, 228 ये रहा आपका, 227, ये रहा डिस्चार्ज। पहले देख लीजिए, ये देखिए ट्रायल कोर्ट कहाँ है, सेशंस का है, ठीक है, ट्रायल कोर्ट सेशन का है, उसमें देखिए डिस्चार्ज। अब देखिए पहले डिस्चार्ज का जो है ना, पहले भूत भगा देते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे। क्या बोल रहा है? इफ अपॉन कंसिडरेशन ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द केस, बात को पकड़िए जरा, क्या बोल रहा है? मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर दे रहा हूं। इफ अपॉन कंसिडरेशन ऑफ द रिकॉर्ड, कंसिडरेशन किसको कंसीडर करना है? रिकॉर्ड ऑफ द केस, गवाहों के बयान को कंसीडर नहीं करने कह रहा है ये गवाहों के बयान कंसीडर नहीं कर रहा है, ट्रायल चला ही नहीं, गवाह तो आए नहीं। आप तो सही कह रहे हैं, गलत कहां कर रहे हैं? डिस्चार्ज की पिटीशन जब डली तब इफ अपॉन कंसीडरेशन ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द केस एंड द डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड देयरविथ, मतलब जो केस का रिकॉर्ड है वो प्लस जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया गया वो, एंड आफ्टर हियरिंग द सबमिशंस ऑफ द अक्यूज्ड, अक्यूज्ड का मतलब अक्यूज्ड का वकील साहब आके बताएंगे, अक्यूज्ड के वकील साहब आके बताएंगे, एंड द प्रोसिक्यूशन इन दिस बिहाफ द जज कंसीडर्स दैट देयर इज नॉट सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग अगेंस्ट द अक्यूज्ड, he shall discharge the accused and record his reasons for so doing। तो डिस्चार्ज क्या हुआ? डिस्चार्ज में कहता है कि भाई पिटीशन, देखिए डिस्चार्ज का पिटीशन कौन लगाएगा, पहले तो ये समझने की बात है, कॉमन सेंस की बात है। जिसके खिलाफ, अक्यूज्ड, बिल्कुल ठीक, जिसके खिलाफ चार्ज फ्रेम होता है वही तो डिस्चार्ज का एप्लीकेशन लगाएगा। तो चार्ज फ्रेम हो गया तो डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगा दी, जब डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगा दी तो अब डिस्चार्ज के लिए अगर आप लगाते हैं एप्लीकेशन तो आपके पास कोई ग्राउंड होना चाहिए ना, कोई बेस होना चाहिए, कुछ एविडेंस तो होना चाहिए ना प्राइमा फेसाई, जो आप कोर्ट को दिखा सको। तो कोर्ट को कोई एविडेंस, कोई ग्राउंड आपने दिखा दिया। अगर कोर्ट को लगता है कि सही है, मोर ओवर मान लीजिए बात को कि दूसरे साइड से भी, यानी कि प्रोसिक्यूशन को भी लगता है नहीं नहीं सही है, तो उस कंडीशन में अक्यूज्ड पर्सन को डिस्चार्ज किया जा सकता है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। चार्ज फ्रेम होने से पहले ही भी कर सकते हैं? नहीं, चार्ज फ्रेम होने के बाद। चार्ज फ्रेम होने के बाद सर? हाँ, चार्ज फ्रेम होने के बाद।
डिस्चार्ज का एप्लीकेशन जब आपको, अब इसमें भी बहुत सारे डिस्प्यूट लोग करते हैं, लेकिन मैं आपको क्लियर करता हूँ, बहुत जगह पर ऐसा लोग कहते हैं कि नहीं सर हमारे यहाँ तो कर देते हैं। अब वो कर देते हैं उसको छोड़ दीजिए, मैं उस पर नहीं बोलूंगा। बहुत सारी चीजें हो रही हैं तो उसको छोड़ दीजिए। तो कोई नेताजी काम कर रहे हैं, कोई नेताजी भाषण दे रहे हैं, तो उसको छोड़ दीजिए। मुद्दा ये है कि प्रैक्टिकल सिंपल सोचने का लॉजिक है, सिंपल लॉजिक। मैं कहता हूँ क्यों ऐसा होता है, लॉजिक आप खुद लगाइए। चार्ज का मतलब होता है आरोप। जब एक अक्यूज्ड पर्सन को आपने बताया ही नहीं कि चार्ज क्या होता है, चार्ज कौन सा लगा, कौन सा सेक्शन का अपराध किया, तो डिस्चार्ज का एप्लीकेशन किस धारा के लिए लगाएंगे आप? कौन कौन से धारा है, किस सेक्शन में आप चाहते हैं कि आपके अक्यूज्ड को डिस्चार्ज किया जाए? और चार्ज का मतलब क्या होता है? फॉर्म नंबर 32, वो फॉर्म फालतू में तो दे नहीं रखा है। फॉर्म नंबर 32 देने का मतलब है कि आपको फॉर्मेट फॉलो करना है, यू हैव टू फॉलो द फॉर्मेट। तो फॉर्मेट के हिसाब से चार्ज बना, इसका मतलब कि कोर्ट में पहले चार्ज बनता है, फिर डिस्चार्ज का एप्लीकेशन लगता है। यानी अक्यूज्ड को पहले पता तो चले कि कौन कौन सा अपराध मैंने किया है, और कोर्ट कौन कौन से अपराध के लिए मुझे पकड़ रहा है, कौन कौन से आरोप कोर्ट लगा रहा है, जज लगा रहा है। क्योंकि बार बार क्या लिख रहा है, जज लिख रहे हैं कि मेरे संज्ञान में, मेरे संज्ञान में, मेरे संज्ञान, मतलब जज कह रहे हैं कि मेरे को पता है तुमने कौन कौन सा अपराध किया, कौन कौन सा कांड किया है। अब उसके बाद जब पता चल गया अक्यूज को कि अच्छा जज साहब को पता है ना, जज साहब को पता है कि 379 का, चलिए यही वाला लेते हैं, जज साहब को पता है कि सेक्शन 25 आर्म्स एक्ट का अपराध किया है, ठीक है, आर्म्स एक्ट का अपराध किया। अब मान लीजिए कि अगर कल को डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगाते हैं, और ये सोच लीजिए 17-18 साल का लड़का है जिसके पास से बरामद हुआ है। अब ये डिस्चार्ज का जिस समय एप्लीकेशन मूव किया गया अक्यूज्ड की तरफ से, उसने ये ग्राउंड लिया कि जो पिस्टल जो बरामद हुआ हथियार, वो हथियार लाइसेंसी है, वो हथियार मेरे पिताजी के नाम पर इशूड है, मैं उसी हथियार को ले जाकर के पिताजी को देने जा रहा था, इसी बीच पुलिस ने पकड़ लिया। मेरे खेत में बहुत सारे जंगली जानवर आते हैं या कोई कुछ ऐसा था, तो मैं अपने पर्सनल सेफ्टी के लिए या जंगली जानवर से बचाने के लिए, वॉट एवर इट में भी, कुछ भी हो, उसके लिए रखता था, हमारे पिताजी के नाम से लाइसेंस था। अब पिताजी ने ले रखा था। अब बेटा का काम क्या था, बेटा बालिक है, 18 साल का है, 19 साल का है, ले जाकर के पिताजी को खेत पर दे रहा था। इसी बीच यानी घर से खेत जाने के दौरान पुलिस वाले ने उसको पकड़ लिया, और पुलिस वाले ने अधूरी इंफॉर्मेशन पकड़ा दी कोर्ट को। कोर्ट को तो पता नहीं चल रहा है, कोर्ट थोड़े जा रहा है कि कोर्ट खुद इन्वेस्टिगेशन कर नहीं रही है, पुलिस वाले ने अधूरी बात बताई, यहाँ पर वकील साहब ने पूरी बात बताई। तो जब आप खुद सोचिए, आप जज हैं, आपको जब लाइसेंस दिखा दिया गया आर्म्स का, लड़के की उम्र 18 साल बता दी गई, उसके फादर के नाम से रिलेशन दिखा दिया गया कि बाप बेटे का रिश्ता है, ये हथियार पहुंचाने जा रहा था, इसके जानवर यहाँ आते हैं, नील गाय वगैरह आती है, कुछ भी होता है उसके लिए, तो आप उसको पकड़ के उसके ऊपर आरोप लगा के उसको ट्रायल चला के क्या कर लेंगे बताइए? कुछ कर सकते हैं? तो यहाँ पर प्रोसिक्यूशन भी बोलेगा हाँ जी सही बात है। जब अब आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डिनाई द लाइसेंस इशूड बाय द गवर्नमेंट, ऑलरेडी द लाइसेंस हैज बीन इशूड बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जब लाइसेंस इशू कर रखा है उसके फादर के नाम से, तो प्रोसिक्यूशन को भी बोलना पड़ेगा हाँ जनाब इसको तो डिस्चार्ज किया जा सकता है इस सेक्शन के लिए, हो गया डिस्चार्ज। हाँ, अगर कल को कुछ मैटर मान लीजिए खुल जाए, इन केस अगर मोर देन 1 सेक्शन होता तो बोल रहा हूँ, और उसमें कहता कि नहीं ये तो इसका काम करता है, इसके हाथ से जो बरामद हुआ था वो पिस्टल अलग है, और इसके फादर के नाम से जो लाइसेंस वाली पिस्टल है वो अलग है, दोनों का नंबरिंग अलग है, सीरियल नंबर अलग है, तब ये बेटा फिर से चला जाएगा अंदर, फिर से इसके खिलाफ चार्ज फ्रेम हो जाएगा, फिर से इसका ट्रायल उसमें आ जाएगा, तो उसके लिए अलग प्रोसेस है। अभी क्लियर हुआ थोड़ा थोड़ा? यस सर, यस सर। चलिए, और कोई डाउट जो भी है, मतलब आगे वाला नहीं, बस इसीलिए वो तक पूछेगा क्योंकि आगे भी बताना बाकी है। जी सर। ठीक है, अभी की और किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं है तो चलते हैं आगे। तो आई होप सो कि ये जो चार जो है ना, पहले मैं इसको जस्ट ए सेकंड, इसको मैं स्टॉप करता हूं पहले। देखिए, मैंने आप लोगों को शेयर किया होगा, और नहीं किया है तो लिख लीजिए, लॉ रिलेटिंग, या ऐसे कर दीजिए, थोड़ा और इजी कर देता हूं, लॉ रिगार्डिंग चार्जेस in criminal trial, law regarding charges in criminal trial. Now, अब इस पे बाद हम लोग डिस्कस करेंगे उसको, थोड़ा मैं आपको यहाँ पर शेयर कर दे रहा हूँ।
लॉ रिगार्डिंग चार्जेज इन क्रिमिनल ट्रायल। तो जहां कहीं भी क्रिमिनल ट्रायल चलेगा वहां पर चार्ज ऑटोमेटिक काम करेगा। क्रिमिनल ट्रायल तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया होगा, एकदम श्योर शॉर्ट मैंने बताया होगा कि जब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 211 से सेक्शन 224 के बीच की बात करते हैं, तो ये जनरल लॉ है, चार्ज से रिलेटेड ये जनरल रूल है, जनरल लॉ है जो कि डील किया गया। उसी तरीके से मैंने आप लोग को बताया होगा कि सेशंस कोर्ट में जब सेशन ट्रायल चलता है तो जैसे सेक्शन 226 हो गया, 227 हो गया, 228 हो गया, 228 CRPC, तो यहाँ पर जो है ना चार्ज या डिस्चार्ज का जो कॉन्सेप्ट है वो सेशंस ट्रायल के अंदर या सेशंस कोर्ट में होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, अगर नहीं लिखा है तो, डिस्चार्ज और चार्ज ऑफ अक्यूज्ड बाय सेशंस जज। इसको मैं अलग ही कर देता हूं, एक सेकंड रुकिए, सेशंस जज।